बहनों से मैं निवेदन करूंगी फूलों से और तिलक द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत सम्मान करें। आप सभी भी तालियों के द्वारा साथ दीजिए। हमारी बहनें चंदन के तिलक और फूलों से आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। हमारे बीच आज अनेक महानुभाव पधारे हैं। आप सभी तालियों के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जिन्हें सुनने के लिए आज हम इधर आए हैं, माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। और साथ में बाला बेन जी, वे भी माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। सचमुच बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और आप लोग सब जो यहाँ आए हैं, वे भी वास्तव में स्वागत के पात्र हैं, जो आज इतना ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होते हुए भी आप सभी यहाँ समय से पधारे हैं। और अब हमारे एक बच्ची नायक वो अपने भावों को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगी। कुमारी नायरा हमारे बीच आ रही है। प्यारी सी बच्ची है, इसको हम तालियों से
बहुत ही सुंदर नृत्य के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया। और अभी वेलकम एड्रेस के लिए मैं हमारी सरोज दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आए हुए सभी मेहमानों का 2 शब्दों में स्वागत करें। ओम शांति। पहले हम उस परमात्मा का आह्वान करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। तो 3 बार हम ओम की ध्वनि बोलेंगे। सबसे पहले हम उस परमात्मा का स्वागत करते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। तो स्वागत है इस महफिल में परमात्मा शिव का, और जिन्होंने के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राताश्री जो माउंट आबू से पधारे हैं, जो हार्ट के ब्लॉकेज को मेडिटेशन के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा सबके दिलों को आराम दिलाने की सेवा करते हैं। वो माउंट आबू के हमारे परमात्मा के अनन्य रतन है। तपस्वी मूर्त भारत जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हमारे मंच पर आसीन हमारे भ्राताश्री तेजानी अनुभाई काजी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच हमारे मचासी अपने धर्मेंद्र भाई सवानी जो एलपी सवानी ग्रुप ऑफ ऑनर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे जो जाने माने डॉक्टर गिरीश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर गिरीश भाई जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके आज हमारे बीच पधारे हैं। और हमारे सूरत के जाने माने लीडर हमारे जो कापड़ उद्योग के पालीवाल विनोद भाई जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे वेद प्रकाश भाई जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। माउंट आबू से पधारे हमारे डॉक्टर सतीश भाई जी के साथ हमारे बाला दीदी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप अपने अमूल्य समय लेकर के यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सूरत निवासियों को भरपूर करने के लिए परमात्मा ने जो कोरोना के अंदर सभी के हृदय, तन, मन, धन से जो एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, उन सब के दिलों को राहत दिलाने के लिए 2 फरिश्तों को परमात्मा ने भेजा है सूरत में। तो आज सभी को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी माइंड बनाने के लिए भाई साहब हमारे बीच आए। तो करतल ध्वनि से हम उसका स्वागत करते हैं। कैलाश भाई जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। आप मंच पर आइए भाई जी। प्रिया बहन का भी स्वागत है। आइए जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टी हैं सूरत के, उसका भी पुष्पों के द्वारा और तिलक के द्वारा स्वागत है।
थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और स्वागत। और आगे हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए दीप प्रज्वलन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और मंचासीन सभी मेहमान, उनके अलावा मैं जिनके भी नाम ले रही हूँ, अगर वे यहाँ अवेलेबल हैं तो आप सभी आगे आएंगे। आगे भी हमारे दीप रखे हुए हैं, आप सभी दीप प्रज्वलन साथ में करेंगे। बीके स्नेहल बहन, श्री कुशाल भाई ज्वेलर्स से दीपक भाई, डॉक्टर दीपक पटेल, श्री रवजी भाई पंसूरिया, बीके नंद भाई, निमेश भाई शाह, कनु भाई टेलर, दिनेश भाई आसो पार्लर शोरूम वाले, उर्विश भाई अमृत शोरूम से, हेमंत भाई लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से, विनोद आर शुक्ला भाई एडवोकेट, अक्षराबेन कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर रेशमा जुल्का प्रिंसिपल एसबीजे, अक्षराबेन कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर विनोद भाई पधारिया, डॉक्टर राजेश भाई, कैलाश भाई छाबड़िया। आप जो भी यहाँ सभा में हैं आगे आइए प्लीज। कल्पेश भाई जैन, श्री स्नेहल पटेल, प्रोफेसर शुक्ला अनुपम, NM मिस्त्री जी RFO फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वन विभाग सूरत, धीरू भाई, मनीष भाई मकवाना, रावजी भाई, लक्ष्मी भाई जीवनी, देवराज भाई पटेल, CA लवकुश भाई, डॉक्टर प्रशांत भाई, हरीश भाई कानोडिया। और सोफे पे जो भी आगे बैठे हुए हैं, काफी लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप आगे आए। दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्लीज जो भी आगे की पंक्ति में बैठे हुए सभी आगे आए। और क्योंकि सभी को आगे बुलाना संभव नहीं है, इसलिए आप सभी भी दीप प्रज्वलन में अपने आप को इसी तरह शामिल समझे। आओ चलते हैं सब एक साथ कारवां बनाकर, करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत घी के दिए जलाकर।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बहुत बार हमने नाम तो सुना है, पर शायद मन में कभी कभी सवाल आता है कि यह विश्वविद्यालय है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ धार्मिक संस्था है, क्या है ये? तो आज आप सभी जो यहाँ मेहमान पधारे हैं, आप सभी भी शायद आप लोगों के मन में भी ये सवाल, हमारे बीच में विनय आर शुक्ला जी एडवोकेट वो पधारे हैं। हम उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बहनें तिलक लगाकर पुष्पों से स्वागत कर रही हैं। तो आइए, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, इसके बारे में हम उन्हीं से सुने जो पिछले 32 सालों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। और भ्राता वेद प्रकाश जी अग्रवाल, आप सभी जानते भी होंगे, कर्मावाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के आप ओनर हैं और पिछले 32 सालों से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं आप ही से अनुरोध करूंगी कि आप बताएं इस विद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की। सिद्ध हैदराबाद से शुरू हुई ये संस्था, जिसका 8% हेडक्वार्टर अभी माउंट आबू राजस्थान में है। इस संस्था की विशेषता, यहाँ सभी सेंटर्स, हमारे 10,000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं, छोटे बड़े, और सभी का संचालन माताओं बहनों के द्वारा होता है। हम भाई लोग सहयोगी रहते हैं। इसकी चीफ दादी जी रतन मोहनी और सभी हमारी बहनें, मोर देन 50,000 ऐसी समर्पित बहनें, हमारी सरोज बहन जैसी 50,000 से भी ज़्यादा बहनें हैं जो ये सेवाएं दे रही हैं। और आपको बताएं कि 10 लाख से ज़्यादा परिवार मेरे जैसे जो घरों में रह के घर गृहस्थी को चलाते हुए, अपने व्यापार को, अपने काम धंधे को सुचारू रूप से चलाते हुए नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और जीवन में सुख, शांति और संपन्नता कैसे मिलती है, चारों प्रकार के जो सुख होते हैं वो प्राप्त करते हैं। जिसके और इस संस्था के बारे में एक दो बातें जो विशेष तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 विंग बनी हुई है, जैसे इंडस्ट्री और बिजनेस विंग, मेडिकल विंग, ग्रामीण विंग, ठीक इसी प्रकार से साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग। तो ये अलग अलग प्रकार की विंग बनाने का मकसद यही था कि हर प्रकार के वर्ग की सेवा हो सके, कोई भी छूटे नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान है। तो भगवान चाहते हैं कि उनका कोई भी बच्चा, भले वो गरीब हो, भले ही अमीर हो, गांव में रहे चाहे शहर में रहे, सबको ये स्पिरिचुअल ज्ञान मिलना चाहिए। इसी मकसद से ये अलग अलग प्रकार की विंग्स बनाई गई हैं ताकि हर वर्ग की सेवा हो सके। इसके अंदर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और कोई भी धर्म को मानने वाले, आपको हम बताते हैं कि सभी धर्मों के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। विश्व के अंदर 140 देशों में इनके सेवा केंद्र हैं जिन पे ये स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा ये सब सेवाएं चल रही हैं। और अभी माउंट आबू में इसके हेडक्वार्टर पे आए दिन, मैं तो कहूँगा हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम रहता है। 2 महीने में एक बार तो हमारे डॉक्टर साहब सतीश गुप्ता जी प्रोग्राम करते हैं हार्ट का। मैं भी गया था और मुझे 2011 में मैं जानकारी के लिए गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था कि क्या मेडिटेशन
मेडिटेशन से, हालांकि मैं मेडिटेशन करता था उस वक्त में, मुझे 20 वर्ष हो चुके थे, फिर भी मुझे लगा कि क्या मेडिटेशन से ब्लॉकेज खुल सकते हैं। हम गए, हमारे बैच में 46 वो थे भाई बहन थे, 46 में सबकी रिपोर्ट निकाली गई थी, जिनके ब्लॉकेज थे 40 के खुल गए थे। देखो आप कमाल देखो, 46 में से 40 थे, उनमें से 3 भाई तो ऐसे थे जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपका बाईपास नहीं हो सकता, आपकी ऑपरेशन टेबल पे ही डेथ हो जाएगी, हो सकती है 100% ब्लॉकेज, और वो खुल गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम गुप्ता जी से मतलब कंटिन्यू जुड़े हुए भी हैं और ये प्रोग्राम्स कराने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बहनों को ये सेवाएं मिले। इसी प्रकार हम दूसरे विंग्स की भी सेवाएं करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस प्रकार के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आप सब आते रहो, मिलते रहो, जुड़े रहो इससे, तो आपको समय समय पर बेनिफिट मिलेगा। और इसकी सबसे विशेषता ये है कि ये सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ निःशुल्क कराए जाते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और अब जिस घड़ी का इंतजार था उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी माउंट आबू से पधारे हैं। आपका परिचय देना जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपके परिचय में 2 शब्द कहना कहूँ। और यूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले आप सभी की तालियों के साथ अभिनंदन करें। भ्राता जी हमारे बीच में आए हुए हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना MBBS और MB की डिग्री प्राप्त की और इसके साथ आपने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं से फेलोशिप डिग्री भी प्राप्त की है। आपने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में फैकल्टी के तौर पर भारत और भारत के बाहर अपनी सेवाएं दी हैं। आप कार्डियोलॉजी से जुड़ी अनेक संस्थाओं में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड अनेक पुस्तकों में भी आपका योगदान है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए यूं तो आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। कुछ एक मैं अवार्ड्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, वैसे बड़ी लंबी लिस्ट थी। 2011 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक रिहैबिलिटेशन इन द वर्ल्ड से आपको श्री गुलाम नबी आजाद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट, आप सभी तालियां बजाते रहिए, ऐसे अवार्ड्स हैं कि हमें रियली प्राउड फील होगा कि आज हम सभी के बीच में डॉक्टर साहब पधारे हैं। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कार्डियोलॉजी इन द वर्ल्ड, इससे श्रीमती शीला दीक्षित जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने आपको पुरस्कृत किया था। 2009 में आपको रशिया मॉस्को में भी स्वास्थ्य संबंधित योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी के अवार्ड से नवाजा गया। 2006 में राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। 2005 में UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलिंग इन मेडिसिन फॉर 21st सेंचुरी अवार्ड से आपको पुरस्कृत किया गया। और आप 1986 से, पुरस्कारों की लिस्ट लंबी थी, मैंने कुछ एक ही यहाँ पर लिस्ट किए हैं। आप 1986 से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और देश विदेश में लगभग 5000 से भी अधिक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग
न सिर्फ अपने हार्ट की ब्लॉकेज को 100% ओके किया, बल्कि आज आप अनेक हार्ट पेशेंट्स को, माउंट आबू में 7 डे कैंप्स चलते हैं और आप अनेक हार्ट पेशेंट्स को हार्ट की बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। और मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू कहाँ मोहताज होती है कदरदानों की। तो आप खुद भी अपने जीवन को महका रहे हैं और सभी के जीवन को महका रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं, हमारे सूरत नगरी में। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से, लेट्स बिगिन अ हार्ट टू हार्ट टॉक on this heart touching topic to make our heart healthy key to healthy heart, happy mind and healthy body। हम डॉक्टर साहब से आगे का सेशन सुनेंगे। थैंक यू। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, सभी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखेंगे और स्टेज पे पधारे हुए हमारे सभी मेहमानों से भी मैं कहूँगी कि वे अपनी सीट लें आगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का मैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू से दादाजी की तरफ से और हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार उसकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से सूरत में आने का प्रोग्राम था, तो अभी कोविड के बाद मेरा पहला टूर, कोविड में 3 साल के बाद मैं कहीं बाहर निकला हूँ अपने कैंपस से। तो कोविड में हम कहीं गए नहीं, अपने ही हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, पिछले 27 साल अप्रैल 95 में ये प्रोग्राम बना था, एक्चुअली मार्च में बन गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ और कलाम साहब के साथ, और तब से लेकर के इसमें काम शुरू किया गया। पहले तो मैं एक्टिव कार्डियोलॉजिस्ट था, उसके बाद प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट बना। कैसे बना मैं शेयर नहीं कर टाइम का मैं, तो वो पिछले 27 साल की जर्नी में हमने 25 साल से एक्टिव हम रिसर्च जो इस एरिया में कर रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स पर, और हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं और सारे वर्ल्ड से आते हैं, खाली भारत से नहीं, विदेशों के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, US UK के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, मिडिल ईस्ट से भी हैं और अफ्रीकन कंट्रीज से भी आते हैं। और अभी 10,000 से अधिक हार्ट पेशेंट्स, एंजियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स हमारे कैंपस में आते हैं और उनको यूजली 50 पेशेंट के ग्रुप में बुलाते हैं, 50 पेशेंट के 10 स्लॉट्स में, बिना स्लॉट्स में नहीं बुलाते हैं। और पिछले 25 साल की जर्नी में हमने खाली ये देखा कि खाली हार्ट के पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस हम ठीक नहीं करते हैं, बाकी जो भी मनोदर की बीमारियाँ हैं, साथ में स्पाउस भी आती है, ये आता है, वाइफ बीमार तो हस्बैंड साथ में जरूर आता है और हस्बैंड बीमार तो भाई के साथ में, तो वो साथ में जरूर आते हैं, उसके बगैर हम बुलाते नहीं किसी। हाँ, अगर किसी ने शादी नहीं की तो अगर भाई वो अलग चीज़ की, तो अगर है तो फिर हम जरूर बुलाते हैं, क्योंकि जब तक हम बीमारी के कारणों को पता ना कर लें और आपस में हम एक दूसरे अपना व्यवहार ना बदल लें, क्योंकि हमने जब DRDO से उनके रिसर्च किए भाई, तब हमने क्या पाया
जब कलाम साहब के साथ मेरी बात हुई थी तो कलाम साहब ने कहा लेट्स स्टडी द पर्सन एज होल। उस समय मैं दिल्ली के एस्कॉर्ट आर्ट इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहा था। तो दिल्ली से मैंने सारा कुछ क्वालिफिकेशन MBBS MD पोस्ट डॉक्टरेट जो क्वालिफिकेशन थी वो दिल्ली से ही सारी थी। और वहीं पर कार्य करते हुए हमने जो जब रिसर्च के बारे में मैंने बात की, डॉक्टर राम साहब ने मुझे बुलाया था तो ये हो सकता है आप रिसर्च करो, मेरा DRDO आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। उस समय पब्लिक पार्टनरशिप सिस्टम नहीं था, मैं तो प्राइवेट कंसल्टेंट था, प्राइवेट हॉस्पिटल में था। तो भी उन्होंने कहा नहीं होता है और उन्होंने कहा एक इंसान को पूरी तरह स्टडी करें। मैं आपको शेयर करूँगा कैसे हम एक इंसान को साइंटिफिकली हमारे जो भी दिनचर्या हमारी होती है रूटीन की हम सभी वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और वो उसको डॉक्यूमेंट करना हमारे ब्रेन की सेल्स पे क्या असर पड़ता है, हमारा ब्रेन का EEG पे क्या असर पड़ता है। हमारे अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो एक इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और जब भी कुछ हम अच्छा करते हैं पॉजिटिव करते हैं तो रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन्स को हम मेजर कर सकते हैं। जब भी आप टेंशन में आते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम रिलैक्सेशन, शांति, प्यार, खुशी का अनुभव करते हैं तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। आप उसके रूप में मेजर करते हैं वो भी हमने डॉक्यूमेंट और सारे पेशेंट तो एंजियोग्राफी कराती है और खुद भी रिसर्च 7 दिन में अपने पास तक प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया और बाकायदा इसमें DRDO से, डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑब्जर्वर्स थे, हेल्थ मिनिस्ट्री से ऑब्जर्वर्स थे, CSI कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से ऑब्जर्वर्स थे। तो स्टडी बिल्कुल एक इंटरनेशनल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड थी। उसके बाद स्टडी पब्लिश हुई फिर बाद 2011 और वर्ल्ड की जो टॉप 20 स्टडीज थी कार्डियोलॉजी के फील्ड में उसमें नंबर 1 रही लगभग 22 2 साल 4 महीने स्टडी नंबर 1 पे रही। मोस्ट साइटेड, मोस्ट विजिटेड बाय पब्लिक डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स। ऐसा बहुत कम होता है। ये भारत की अचीवमेंट थी कि भारत की ऐसी रिसर्च जिसको माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल नाम से बोलते हैं और रिसर्च पब्लिश हुई और सारे डॉक्यूमेंट हुए। और एक बड़ी अच्छी जो बात पता लगी हमको क्योंकि इसमें हमने इंसान की साइकोलॉजी को भी स्टडी की। साइकोलॉजी का मतलब हम इंसान के अंदर उसका व्यवहार कैसा है, कितनी जल्दीबाजी रहती है उसको, कितनी चिंता होती है, कितना गुस्सा आता है, कितनी उदासी होती है, कितना सेंसिटिव और इमोशनल है वो व्यक्ति। तो उन सब बातों को हम नाप सकते हैं और बाकायदा हमेशा तक किया गया और साथ साथ उसके स्पाउस का भी किया, हस्बैंड या वाइफ जो भी साथ में, और फिर 7वें दिन फिर रिपीट किया और 3 महीने में 6 महीने में फिर रिपीट किया और फिर हमने एस्टेब्लिश किया इस बात को कि और ये आज हम कह सकते हैं लगभग 25 साल से तक क्या 10 साल में पता लग गया था कि हर किसी में एंजियोग्राफी पेपर सारे विश्व के लोगों की आती है। लोग अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं एंजियोग्राफी को और डिफरेंट रिपोर्ट्स एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ है, सब रिपोर्ट्स मुझे भेजते हैं। तो मैं जब रिपोर्ट्स देखता हूँ, रिपोर्ट देख के मुझे पता लगा था कि इस आदमी की नेचर कैसा, इसका व्यवहार कैसा है। एक ब्लॉक मुझे बता देता है कि ये ब्लॉक किस कारण से, ये ब्लॉक इस कारण से। ये इन्वेस्टिगेशन में पहली बार डॉक्यूमेंट हो कि हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, हमारा बिहेवियर है। जब तक वो बिहेवियर को परिवर्तन ना कर ले तब तक हमारे ब्लॉक नहीं खुल सकते। ना किसी होम्योपैथी की दवाई से, मॉडर्न मेडिसिन की दवाई से, ना होम्योपैथी से, ना आयुर्वेदिक से, ना किलेशन थेरेपी से, ना प्राणायाम से, ना किसी भी क्रिया से नहीं खुल सकते। डिप्थेरिया मेडिसिन से, किसी भी चीज़ से लोग क्लेम करते हैं कि हमारे लंग्स फूल जाते हैं, तो नहीं खुलते। ऐसा कोई स्टडी दुनिया में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई है साइंटिफिक लेवल पे। इसलिए इस स्टडी को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने साइंटिफिक स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट किया। ये 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक इसको डॉक्यूमेंट किया कि हम ब्लॉकेजेस को रिग्रेस कर सकते हैं। एक तो डिमोनिस्ट ने थोड़े पेशेंट में किया था, हमने बहुत सारे पेशेंट्स थे और ये भारत की एक क्या कहें, भारत की देन है विश्व को कि
हर मतलब ब्लॉकेज कैसे होते हैं उसको अगर हम मेडिटेशन के साथ बिहेवियर बदल दो तो ब्लॉक ऐसे भागते हैं जैसे कि थे ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये अपने आप में एक पहली बार ये डॉक्यूमेंट्री रिसर्च मैं आपसे शेयर करूँगा और फिर हम कैसे उसको अप्लाई करके अपने अंदर अपने आप को परिवर्तन करें। और ये बीमारी खाली हार्ट की ब्लॉकेज होने की बात नहीं है, जैसे मैं आपको बताया तो आधे पेशेंट को तो ब्लड प्रेशर ही होता है, डायबिटीज़ होती है 40% में, साथ में लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, साथ में माइग्रेन होता है, अस्थमा होता है, GERD होती है, बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों को। वो सब भी कैसे ठीक हो जाती है। इवन कुछ लोग कैंसर भी कुछ लोगों को हो जाता है, ये एज है ना, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, कुछ और भी कैंसर हो जाता है, वो भी कैसे रिग्रेस हो जाता है डॉक्यूमेंट हुए। हालांकि वो हमारा एम ऑफ द स्टडी नहीं था, तो वो साथ में नहीं देखा। इवन कुछ केसेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स भी इम्प्रूव हो गए। ऐसे पेशेंट जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसे इम्प्रूव हो जाए, तो वो भी इवन 100% कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस हुए। आवाज ठीक है, आपको समझ में आ रही? इको तो नहीं हो रही? चल उसमें कुछ करा ली। तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप फोकस करके समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम वो भी शेयर करें, वो भी लेंगे। और तो इसलिए खाली हार्ट को हेल्दी बनाने की बात नहीं है, हमारा मन भी खुश रहे, हैप्पी माइंड बने, और साथ साथ हमारी बॉडी पूरी बॉडी शरीर भी स्वस्थ बन जाए। तो कैसे पॉसिबल? एक तरह की न्यू पैराडाइम है ये मॉडर्न हेल्थ केयर में, जिसको हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर भी कहते हैं। एक नई तरह की हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन भी है और साथ साथ ये न्यू डायमेंशन हेल्थ केयर में है, तो डॉक्यूमेंट की है। ये तो माउंट आबू का हॉस्पिटल है जहाँ मैंने अप्रैल 95 में ज्वाइन किया, दिल्ली छोड़ करके। मार्च में ये प्रोग्राम बनाया गया था, मार्च 95 में, और फिर हमने 15 अप्रैल 95 को हॉस्पिटल माउंट दिल्ली छोड़ दी और माउंट आबू में आ गए। ये हमारे नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में बना। और अब हम बात करें कि हम क्यों 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की बात करें। आज मॉडर्न मेडिसिन इतनी डेवलप्ड हो गई, इतना डेवलप्ड है, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई, उसके बाद भी आज हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की बात क्यों करते हैं? वैसे तो आप सब देख चुके हैं कोविड में क्या हुआ, देखा आपने मॉडर्न मेडिसिन का क्या हालत हुई, हम क्या कर पाए, डॉक्टर्स क्या कर पाए थे, डॉक्टर गिरीश समन बता सकते हैं कितने हेल्पलेस हो गए थे। हमारे सामने डेथ्स हो रही थी, हमारे सामने प्रॉब्लम था, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। इवन हमारे डॉक्टर्स भी मर रहे थे, तो भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मॉडर्न हेल्थ केयर की बहुत सारी डेफिशिएंसी पता लगी, और अंत में यही पता लगा कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो अपने आप को बचा रहे, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी वो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हम बचा नहीं पाए। तो वो तो उसकी तो ये तो बात की बात है कि पहले एस्टेब्लिश हो गई। तो व्हाई वी टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर? जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो 1 डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी को एड्रेस करती है वो। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं भारत में या विश्व में, वो सिर्फ बॉडी के बारे में टीच करते हैं। और जबकि आज हम जानते हैं कि विश्व जितनी भी बीमारियां हैं, मैं तो कहूँगा इवन एक्सीडेंट्स में है, जुकाम भी किसी को होता है, कोविड भी हुआ, क्यों हुआ? सबको तो नहीं हुआ, क्यों हुआ? उसके पीछे हमारा मन है, हमारा माइंड है। अगर हमारा मन नेगेटिव है तो हमें बीमारियां होती हैं। एक्सीडेंट्स भी मन के कारण ही होते हैं। लगभग हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, इन्फेक्शंस भी साइकोसोमेटिक है। पहले तो हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, तो इन्फेक्शन भी उसमें भी साइकी का रोल है, मन का रोल है। और अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली कहें, आज जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर किसी भी मेडिकल कॉलेज में मन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। आज हमें कोशिश कर रही है लेटेस्ट जो
एनएमसी बनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा एटलीस्ट डॉक्टर्स को थोड़ी तो मन के बारे में बताएं, थोड़ी तो वैल्यूज के बारे में बताएं, पर वो इनकम्प्लीट एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बताया जाता, कुछ भी नहीं बताया। तो नो टीचिंग अबाउट माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं और WHO ने जो पहली जब विश्व स्वास्थ्य संगठन बना और जब पहली ये जो WHO ने हेल्थ की बात की तो हेल्थ के 4 पिलर्स बताए थे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। स्वास्थ्य जो ऐसी स्थिति है जिसमें आप चारों तरह से स्वस्थ हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ है। खाली बीमारी के एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं कहते। बीमारियां हमारे अंदर बहुत जीन्स के रूप में माता पिता से, कई उनके इन्फेक्शन बहुत लंबे इंक्यूबेशन पीरियड के होते हैं, कई से बीमारियां होते हैं जो हमारे अंदर शुरू से भी होती हैं, बाद में मैनिफेस्ट होती हैं। तो हमें ये बताओ तो बीमारी कब हमारे अंदर आएगी। तो ये WHO की डेफिनेशन थी हेल्थ की। और इन्होंने हम लोगों ने जब 2000 में 200 देशों के लोग हेल्थ प्लानर्स 1977 में अलमाटा नाम की जगह है, कजाकिस्तान में है, एक सिटी है, उसमें इकट्ठे हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 तक सबको हेल्दी बनाएंगे, एटलीस्ट सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे। तो क्या समझते हैं 2000 तक हेल्दी हुए हम सब, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए और उसके बाद भी क्या हम हेल्दी हुए। फिर WHO ने 2020 तक बनाया और 2020 में तो हमने देखा क्या हुआ। अब ये इसी तो हो गया कि हम जिस तरीके से हम चल रहे हैं कि कभी भी हम किसी को हेल्दी नहीं बना पाए, अपने समाज को विश्व में नहीं बना पाए। तो ये जो है ऐसी स्टेटस में अगर हम आज हम देखें प्रेजेंट स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, अगर आप फिजिकल हेल्थ की आज हम बात करते हैं, 2015 में एक सर्वे हुआ था सारे भारत में 4 मुख्य शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 मुख्य कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं भारत में। तो इनमें सर्वे हुआ 21 साल से अधिक लोगों का और एक क्वेश्चन बनाया गया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह देखा गया, शुगर लेवल भी देखे गए और भी कुछ बातें पूछी गई। तो पता लगा कि 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है, हर 5-7वें आदमी को हार्ट की बीमारी है, 14% लोगों को, 10% को डायबिटीज है, 40% लोग ओवरवेट है, मोटापा है और लगभग 10% लोगों को सांस की बीमारी है और एसिडिटी की बीमारी समझते हैं, जो एसिड ऊपर चढ़ता है, GERD कहते हैं उसको, एसिड ऊपर चढ़ता है, एसिडिटी ऊपर चढ़ती है। 35% लोग, हर तीसरे व्यक्ति को, आप भी अपने आप को देखने में मिल जाएंगे, मुंह ड्राई होता है या कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। तो और कॉमन प्रॉब्लम 20% लोगों को है, हड्डियों की तकलीफ। और हमारी माताएं बहनों को तो 50 के बाद, मेनोपॉज के बाद तो 50% बहनों माताओं को है हड्डियां खराब, घुटने खराब होते हैं, कमर खराब हो जाती है, गर्दन की हड्डी खराब और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है। फिर स्किन डिजीज है, एक्जिमास है, बहुत सारे स्किन डिजीज 10% लोगों को है। आई और ENT, आंख और नाक कान गले की बीमारी 10% लोगों को है। कैंसर लगभग टोटल मिला के देखो तो 100 में से 5 लोगों को है। ये हेडेक, कोई ना कोई हेडेक, टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत तरह की हेडेक होती है, कोई ना कोई 10% लोगों को है। कोई ना कोई इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो कहीं ना कोई इन्फेक्शन है ही है 10% लोगों को। और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी और भी बीमारियां थायराइड की प्रॉब्लम है 5%। तो सभी बीमारियों के नाम लिखे हुए, मोटी मोटी में देखो जो लोग जानते हैं वही बीमारी। तो अगर आप गिनेंगे तो 100 लोगों को 200 बीमारियां, और एवरेज आप देखिए, आप अपने अंदर सभी देख लीजिए, आप सभी एडल्ट्स हैं तो सबको 2-2 तो मिल जाएंगे, दिखाई देंगे सभी को 2-2 तो बिलियन नहीं मिलेगी, इसको 3, 4, 5 भी मिली, 6, 7, 8 भी मिली। तो ये आज मॉडर्न मेडिसिन की
एक क्या कहें, क्या मतलब एक शॉर्ट कमिंग कहें, या हम पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों तक। इन स्पाइट ऑफ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। हमें याद है 70s में कहाँ हॉस्पिटल होते थे, गवर्नमेंट के 2-4 अस्पताल होते थे पूरे सूरत में। कितने अस्पताल होंगे गवर्नमेंट के? 2-4 अस्पताल होंगे। डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर होते ही नहीं थे, बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं भी। तो सारे शहर में 5 हॉस्पिटल, 5 डॉक्टर मिले तो बड़ी बात। और आज देखो हर जगह डॉक्टर्स बहुत हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, नर्सिंग होम बहुत हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट आज पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, स्टेम सेल थेरेपी है ना, रोबोटिक सर्जरीज हम कर रहे हैं, कितने सारे काम हम कर रहे हैं। उसके बाद ही हालत है, MRI है, सीटी स्कैन है, हम हर एरिया की हम एंडोस्कोपी हर एरिया को देख सकते हैं अंदर जाकर। इन स्पाइट ऑफ दैट आज हमारा स्टेटस है। ये तो बॉडी का स्टेटस है। अब देखिए मन का स्टेटस क्या है। टाइप ए बिहेवियर, इसमें 3 बातें मुख्य है। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर। 3 बातों का प्रेशर। एक तो टाइम की हमेशा कमी रहती है, काम ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और तीसरा परफेक्शन, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। 3 बातें मुख्य है। इच्छाओं का प्रेशर, ऐसा आदमी इसको आप बोलते ना, गुजरात में बोलते उतावल बोलते हैं। टाइम भी जल्दी रहती, काम भी जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। नहीं होता तो बहनों को स्पेशली पसंद नहीं आता है, कमरे में ऐसे किया था, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा डिस्टर्ब क्यों किया। भाइयों को भी ऐसा होता है, आपने सभी को होता है कि नहीं होता? कुछ लोग ऐसे जिनको कभी जल्दीबाजी नहीं होती, ऐसे है आदत है। तो आज ये टाइप के प्रेशर में ऐसे लोगों को रिसर्च हुई कि पाया गया ऐसे लोगों को लगभग 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। सभी कैंडिडेट में क्या हार्ट अटैक। और स्पेशली अगर आप सिनिकल हैं, सिनिकल ना दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, अगर आपका सिनिकल टाइप पे बिहेवियर है तो आपको अधिक चांस है हार्ट अटैक और आर्टरीज के ज्यादा ब्लॉक होने। इसलिए हमें एंजियोग्राफी देखते पता लगता है ये आदमी की नेचर है, ये ब्लॉक यहाँ पर इसका नेचर सिनिकल होगा। किसी का हॉस्टाइल बिहेवियर होगा, उसका एंजियोग्राफी देख के पता लगता है कि इसका ब्लॉक देख के पता लगता है इसके नेचर हॉस्टाइल है, रिवेंजफुल बिहेवियर, लेजीनेस, आलस से, ये भी एक आदत, फियर। पता है बीमारी शब्द कहां से है? बीमारी शब्द कहां से है? हिंदी शब्दकोश में देखना, बी माना डर, मारी माना भय रहना। अगर हमारे अंदर डर है हमारी कॉन्शियसनेस में, तो क्या होता है हमारे अंदर एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, बीच में पिनियल ग्लैंड है और गले में थायराइड है, पैराथायराइड, हड्डियों को मजबूत थायराइड एनर्जी का मीटर है। यहाँ पे पेनक्रियास है, उसमें से इंसुलिन निकलती है, वो एक करेंसी है। शरीर के पास इंसुलिन है, कोई भी ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना सकते हैं। जैसे आपकी जेब में पैसा है तो मार्केट में जाकर चीज खरीद सकते हैं, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, आपके लिए बेकार है। सेम वे अगर सेल के पास इंसुलिन नहीं है तो सेल भले शुगर आपकी 500-600 हो जाए, आपकी सेल का एनर्जी नहीं होगी, आप इसको यूज नहीं कर पाते। तो इंसुलिन वो हमारे पेनक्रियास में बनती है। फिर हमारे दो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, अचानक से मान लीजिए यहाँ पर एक कोबरा आ जाए, एक जोर से भूकंप आ जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे? तो उसको उस टेंशन को, उस इमरजेंसी को फेस करने में हमारे पास ऐसे केमिकल निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, इसको एड्रिनलिन कहते हैं। उसको बूस्टअप करने के नॉर्मली निकलता है। और आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, डॉक्टर हैं आप किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं या आपको नेचर स्ट्रेस वाली बन गई, तो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस को फेस करना, लगातार जो टेंशन है दिमाग में, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, खर्चे की टेंशन, उसकी टेंशन, इसकी टेंशन, ना जाने कौन सी टेंशन, उन सब टेंशन को फेस करने के लिए आपकी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, वो भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और सुबह से निकलना शुरू होता है। जब से आप जागते हैं, जागने के आधे घंटे से निकलना शुरू होता है, 8 बजे उसकी पीक होती है।
सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का टाइम कैसा बीतेगा और फिर 4 से 10 कैसा टाइम बीतेगा, वो आपका ये हार्मोन डिसाइड करता है कितना कॉर्टिसोल निकलेगा। तो अगर आप अपना जो सोच है ना, आपकी सुबह से उठने से लेकर 8 बजे तक की सोच और शाम को 2 से 4 बजे की सोच, उसको कंट्रोल कर सकें तो आपका ये हार्मोन आप कंट्रोल कर सकें। कॉर्टिसोल ही कारण है हमारी सबसे बड़ी हड्डियां खराब होने का। हड्डियां में टूट जाती ना, नी जॉइंट खराब हो रहे लोगों के, नी रिप्लेसमेंट करने पड़ रहे हैं, कमर में नी डिस्क कोलैप्स हो रहे हैं, गर्दन की हड्डी खराब हो रही है, हो रही है बहुत जल्दी बोन फ्रैक्चर हो रहे हैं। क्यों हो रही है? कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है, टेंशन के कारण कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है। और जो इस डायबिटीज बढ़ती जा रही है, डायबिटीज बढ़ने का कारण क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल बिगड़ने का कारण क्या है? हार्ट की आर्टरीज बिगड़ने का कारण, ये उसका कारण भी कॉर्टिसोल है। जब टेंशन में रहते हैं ना दिन रात, तो क्या होता है, आपकी से अभी क्या था, स्वतंत्र हुए ना उस समय $1 2 रुपए के बराबर था। आज की हालत $1 कितने रुपए के बराबर है? 84 के बराबर है। तो वही रुपया पहले तो उसकी तो ऐसे ही हमारे बॉडी में इंसुलिन निकलती है। अगर आप कॉर्टिसोल ज्यादा निकाल रहे हो, टेंशन में रहते हो, तो आपका जो इंसुलिन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब इंसुलिन है बॉडी में तो काम नहीं करती। जैसे आपकी जेब में रुपया तो है, अब आपकी जेब में 1 रुपया हो तो क्या मिलेगा आपको? 1 रुपये का तो 1 बॉटल पानी भी नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। 1 रुपये की वैल्यू नहीं है ना। पहले तो 1 रुपये का 40 किलो में अनाज मिल जाता था, 40 kg अनाज गेहूं मिल जाता। अभी आपको एक लीटर पानी नहीं मिलेगा। तो ये इंसुलिन इनफेक्टिव हो जाती है। इसलिए लोगों को डायबिटीज जब बढ़ती है ना, तो इंसुलिन लेते 70 यूनिट 80 यूनिट 100 यूनिट इंसुलिन लेकर शुगर कंट्रोल नहीं होता। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई इंसुलिन लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई ब्लड से इससे जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 600 700 800 हो जाता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जल्दी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है। मेरा बेसिक एम आपको पढ़ाना नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दिनचर्या में हम क्या कर रहे हैं। आपको थोड़ी टेंशन हो, क्या खा रहे हैं, टेंशन में रहना ही पड़ता है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, जीना तो पड़ता ही है, नहीं करना, जल्दीबाजी तो करनी ही पड़ती है। उन सबका हिस्सा हमारी बॉडी में क्या, वो जो है ये हमारे अंदर ये है फियर। तो जब भी डर पैदा होता है ना, तो डर क्या करता है हमारे अंदर, पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा को बिगाड़ देता है। फिर हमारे मेल फीमेल ग्लैंड्स होती हैं, तो 7 ग्लैंड्स होती हैं और 7 ग्लैंड का कनेक्शन किससे है? इससे 7 ग्लैंड का कनेक्शन हमारे इससे है। मन में हमारे क्या है, डर है या शांति है? प्यार है मन में, शांति है, प्यार है, खुशी है। आपके हाइपोथैलेमस में क्या है, कंट्रोल रूम में क्या है, ऊपर से क्या मैसेज जा रहा है? मैं शांत हूँ, खुश हूँ, सबसे प्रेम है, तो मैसेज आ रहा है। आपका 7 ग्लैंड्स हार्मनी में काम कर रहे हैं और आपका जीवन म्यूजिकल हो जाता है। ये हार्मोन ऑर्केस्ट्रा है। तो जीवन आपका कैसा होने वाला है? और अगर यहाँ डर है, चिंता है, गुस्सा है, उदासी है, उतावल है, तो आपका पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा कैसा हो जाता है? क्योटिक हो जाता है। क्योटिक माना आपका जीवन शोर बन जाता है। शोर समझते हैं? मतलब आपको लगता है जीवन में क्या हो रहा है, यू फील कंफ्यूज्ड, अंदर से लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा भी है, सब कुछ साधन भी है, पर शांति नहीं है, दुखी है, टेंशन हो रही है, अंदर से परेशानी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, एसिड ज्यादा बन रहा है, कमर दर्द हो रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं, सिर में अजीब सी फीलिंग हो रही है, छाती भारी भारी लग रही है, दिल कुछ बेचैन सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा आपका कैसा हो गया। तो ये आपका डिसाइड करता है कि आपको ये मानसिक बीमारियां हैं।
ग्रीड, लस्ट, एंजाइटी, गुस्सा। गुस्सा सभी करते हैं ना, करना कोई नहीं चाहता है, कब करते सभी, करते नहीं करते। तो ये जो बीमारी हमारे अंदर आ रही है, एंजाइटी और डिप्रेशन, आज लगभग हर चौथे आदमी को डिप्रेशन है। भारत में, विदेशों में तो बहुत ज्यादा है, 10% लोग दवाई खाते हैं। और नींद आने की समस्या बहुत बड़ी हो गई। बेड बहुत अच्छा है, कमरा भी एसी है, नींद आती है फिर नींद आती नहीं, क्यों नहीं आती? गोली खा के भी नहीं आते कई बार। सबके अंदर क्राइसिस है, कंफ्लिक्ट है, ईगो है आपस में, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ी, बस इसके में चल रहा है। और कम्युनल राइट्स हैं, टेररिज्म है। क्या कारण क्या है? स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं, ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर सबसे सभी ध्यान है उसे एक परमात्मा के हम बच्चे हैं, आपस में आत्मा भाई भाई, तो बचपन में पढ़ा दिया जाए बच्चों को तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई होगी क्या? पॉसिबल लड़ाई नहीं होगी, जैसे पहले बिल्कुल रहते थे, अभी भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। अब खुशी तो आपने देखो कोई हेल्दी नहीं है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल पे देखो तो कोई भी हेल्दी नहीं। क्या हम खुश हैं? क्या लाफ्टर को खुशी कहते हैं? क्या लोग हंसते हैं उसको खुशी कहते हैं क्या? नहीं। खुशी क्या चीज है? खुशी अंदर की बात है, खुशी अंदर की बात है, बाहर की बात है? खुशी अंदर की बात है। और ये क्या है खुशी? जो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो है क्या है? इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। ये अंदर की बात है। और कब आती है? जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं। क्या कोई खुश है आपके साथ? आप खुश हैं? आप बताइए, संतुष्ट है अपने जीवन से? Is anyone happy in this world? क्योंकि हैप्पीनेस कहां से आती है? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। आपका मन और बुद्धि अगर प्योर है, शुद्ध है, तो यह खुश है। अगर आपके अंदर शांति है तब आप खुश रह सकते हैं। आपके अंदर सत्यता है तो खुश रह सकते हैं। अगर आपके अंदर क्या है? निर्भयता है तो आप खुश रह सकते हैं। डर है तो खुश रह सकते हैं। इसी तरह से आपके अंदर पावर टॉलरेंस है तो आप खुश रह सकते हैं। आपके अंदर इजी नेचर, सरल स्वभाव का खुश रह सकते हैं। आपका व्यवहार मीठा है, बोल मीठा है तो खुश रह सकते हैं। आपके अंदर एम्पैथी है तो खुश रह सकते हैं। रहम है तो खुश रह सकते हैं। कंपैशन है तो, कुछ दूसरों के लिए करने की इच्छा है तो आप खुश रह सकते हैं। दया है आपके अंदर और आपके अंदर लव, सच्चा प्यार है तो खुश रह सकते हैं। अगर कुछ त्याग करने की भावना है तो खुश रह सकते हैं। और जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर जीवन में ये मिली तब खुश हो सकते हैं, नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते। क्या करें? आज सारे विश्व में अगर देखें तो 95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, जिनको आज एक बड़ा नाम देते हैं NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये बढ़ती जा रही है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक मैं इन बातों में नहीं जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि आप कोई मेडिकल प्रोफेशन में तो हम इस तरह की बातें शेयर करते हैं, अच्छी बात है। पर ये स्लाइड हमको ये बता रही है कि ये बीमारियाँ जो हैं हमारे, जो हार्ट की बीमारी पिछले 1960 में 100 में से एक आदमी को होती थी और सिर्फ बूढ़े लोगों को होती थी। मैं 90s में जब मैं स्कॉट्स में था दिल्ली में, तो हम देखते 40s में बीमारियाँ, इवन 40 के नीचे 35-36 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तब हमें काफी कंसर्न होता था। अभी तो बहुत सारे लोगों को जाते हैं 25 साल में आ गए, 20 में आ गए, तो कोई आश्चर्य लगता था, हमको आश्चर्य लगता था। तब हम सोचा करते क्या करें। और अभी बीमारी जो है दिन पे दिन, आज भारत में 2015 में लगभग देखा गया लगभग 6.2 मतलब 62 बिलियन मतलब लगभग 6.2 करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज थी। और हर हार्ट पेशेंट के पीछे क्या होता है? एक छुपा हुआ हार्ट पेशेंट, तीन हार्ट पेशेंट छुपे होते हैं, क्योंकि हार्ट की बीमारी बता के नहीं आती, अचानक आते हैं। हार्ट अटैक अचानक आता है, जैन अचानक शुरू होता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो लगभग 18 से 20 लाख, 18 से 20 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी भारत में। जिसके पास भी हार्ट है उसको बीमारी हार्ट अटैक आ सकता है? नहीं आ सकता। जिसके पास हार्ट नहीं उसको तो आ ही नहीं सकता है।
आप सबके पास हार्ट है? तो अपने हार्ट को सभी बचा के रखें। कैसे बचा के रखें? तो ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये कोई खाली हार्ट पेशेंट के लिए नहीं है, जिसके पास भी हार्ट है उसके लिए, बिना हार्ट वालों के नहीं। तो ये जो बीमारी है, और ये इसमें क्या देखने में आ रहा है कि उस साल 29 लाख लोग मरे थे हार्ट डिजीज से, और उसमें से 15 लाख 50 के नीचे थे। और ये बीमारी अभी 60% हार्ट के पेशेंट 50 के नीचे होते हैं। तो ये बीमारी बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं है। आप सुनते हैं ना, अभी तो काफी सारे फिल्म एक्टर्स जिम में गए, राजू श्रीवास्तव जिम में गया नहीं है, उसके 10वां स्टेंट लगा था 2005 में। उसने मुझे दिखाया था, मैं बॉम्बे में था उस समय, और उसने मुझे दिखाया, उसकी वाइफ आई थी साथ में, अपनी वाइफ को लेकर, अपने 2 बच्चों को लेकर आया था। तो उसके उस समय भी 6 ब्लॉकेज थे उसमें। तो मैंने कहा कि मैं तुमको अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, राजू श्रीवास्तव। मैंने आप तो कमेडियन है, तो आप खुश नहीं रहते क्या? आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज आई हैं। तो डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ, मैं तो बिहार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, और साथ इंफेक्शन रहती है, कुछ अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक में, और सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कैसे नई कमेडीज बनानी है। तो उसकी वाइफ बोलती, डॉक्टर साहब ये दुनिया में हंसते हैं, तो घर में तो ऐसे मुँह बना के कभी हंसते ही नहीं, मुस्कुराते नहीं। उसकी बेटी बोली, पापा अंकल ये डॉक्टर अंकल बिल्कुल, हम तो सोचते बाहर हंसते कैसे नहीं, हमने घर में कभी इसको हंसते नहीं देखा। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मेरे पास, मेरे कमिट ये है, जितने सारे कमिटमेंट्स हैं। तो मैं इसमें फिर वर्ल्ड कांग्रेस की थी 2006 में, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ क्लिनिकल प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी की शादी हो गई, प्रमुख वाइज ऑर्गेनाइज की। तब उसमें वो आया कुछ कमेडीज सुनाते हैं डॉक्टर्स, पर वो आप जानते बाद में क्या हुआ, 10 सेकंड लगे, उसके बाद डाइड अर्ली। ये बीमारी एक यंग लोगों की बीमारी है, इसलिए नेग्लेक्ट अपने आप को ना करें, समझना होगा। और ये देखिए, मैं कुछ पेशेंट को दिखा रहा हूँ, कुछ केस हिस्ट्री से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं, जो आज एंजियोप्लास्टी कराते हैं, बाईपास कराते हैं, ये परमानेंट है क्या? ये परमानेंट इलाज नहीं है। मैं भी हमने भी की है, हमने भी रिकमेंड किए हैं बहुत सारे लोगों को। तो उसके बाद फिर बार तकलीफ होती है, जैसे आपने राजू श्रीवास्तव का 10वां स्टेंट तक 9 लगे, फिर 10वां लगा था। ऐसे ही किसी के पेशेंट को है, हरियाणा के है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, एक्सीडेंट लाइफस्टाइल है, और इसका 2007 में एक एंजियोप्लास्टी हुई, 2010 में फिर बंद हो गई, फिर दोबारा से एंजियोप्लास्टी, एक नई ब्लॉकेज हुई, 2 स्टेंट लगे, 2014 में दोबारा से उसका बाईपास हो गया, 2014 में बाईपास हो गया, और फिर 2-3 महीने के बाद फिर तकलीफ हो गई। फिर वो हॉस्टल यूएस में चला गया, तो उसका देखा सारे ग्राफ्ट बंद हो गए, 3 महीने में सारे ग्राफ्ट बंद हो गए। फिर उन्होंने वहाँ पर उसकी जो ग्राफ्ट थे उनको सभी एंजियोप्लास्टी कर दी, और फिर वो 4 महीने बाद फिर बीमार हो गए, तब हमारे पास आए, और तब से अब तक ठीक है। और ये देखिए, इसकी इसी का देखिए, सारे ग्राफ्ट बंद हो गए, ये ग्राफ्ट बंद हो गए, यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ बंद हो गए, सारे ग्राफ्ट बंद हो गए, और स्टेंट तो सारे बंद। तो ये जो है, इसका ऐसे देखो, एक दूसरा आदमी है, इसको ब्लड प्रेशर भी नहीं किया, डायबिटीज भी नहीं, मोटापा भी नहीं है, और इसको भी स्मोकिंग शराब भी नहीं पिया, तो भी इसका बाईपास एंजियोप्लास्टी हुई, फिर इसका बाईपास हो गया, और उसके बाद फिर जानने में तकलीफ हो गई। पतला दुबला आदमी है, 50 से 60-55 किलो वजन था इसका। तो ये देखिए, ब्लड प्रेशर से या मोटापे से या हार्ट डिजीज, इसको हार्ट की मैंने कारण अंदर का तब से अपनी ऐसे कुछ आज भारत में लगभग जो 100 में से 54 पेशेंट ऐसे हार्ट पेशेंट, इनका बाईपास एंजियोप्लास्टी हो नहीं सकती, स्पेशली भारतीयों में, इंडियन से इतने लंबे ब्लॉक होते हैं जिनका हम ऑपरेशन ही नहीं कर सकते, उसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास पॉसिबल ही नहीं। ये ब्लॉक हमारे अंदर क्यों पैदा होते हैं? भारतीयों में ज्यादा होते हैं, और जो विदेशी है ना, जो यूएस यूके में रहने वाले, उनको सिर्फ 21% लोगों को ब्लॉक ऐसे होते हैं। तो आधे से ज्यादा तो हम ऑपरेशन कर नहीं सकते। जैसे देखिए, मल्टीपल ब्लॉक्स है ना, मल्टीपल ब्लॉक्स। देखिए, एक पेशेंट एक
डायरेक्टर है एनजीओ की डायरेक्टर इसकी, अभी तक 10 स्टेंट लग चुके हैं इसके और एक बार बाईपास हो चुका है। 5.5 फुट 8 इंच की लेडी है ये, लगभग लंबी लेडी है और मतलब जेल में आरटी वैसे तो पर जहाँ 50 कदम भी चल नहीं पाए। 10 स्टेंट लगने के बाद और एक बाईपास होने के बाद फिर हमारे पास आई, जब से हमारे पास आई 2019 से तब से बने हुई। तो नहीं तो हर साल इनकी एंजियोप्लास्टी हो। ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनकी 14 बार स्टेंट हो चुके हैं, 2 बाईपास हो चुके हैं। तो भी वो मतलब तब वो जब तक आप अपने खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपकी बीमारी एंजियोप्लास्टी या बाईपास से ठीक होने वाली नहीं। भले इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड प्राइमरी से विदिन 3 आवर्स वो ठीक है, इट विल सेव लाइफ। पर जो रियल कारण है, भले हम एंजियोप्लास्टी करा लें, इमरजेंसी बाईपास भी करा लें, कई बार करना पड़ता है, इट मे सेव लाइफ, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट? क्योंकि ब्लॉक किसने बनाया? हमने खुद ने बनाया। बोलेंगे कौन? हमें खुद ही खोले। ब्लड प्रेशर किसने बनाया? डायबिटीज किसने बनाया? भले जीन मिले थे माँ बाप से, पर उसको उगने के लिए चांस किसने दिया? जीन एक बीज की तरह होता है, अगर उसको धरती मिली तभी तो उगेगा। अगर वर्तमान में डालते बीज को रख दो तो बनेगा कभी। नेगेटिव माइंड उसके लिए धरती, नेगेटिव माइंड उसके लिए धरती है, और गलत खान पान उसके लिए क्या है? खाद है। और फिर गलत हवा, अभी तो हम लेबर फ्रंट पे बैठे, खुले हवा आ रही है, फ्रेश हवा आ रही है। वो जो हम एसी के अंदर रहते हैं बंद, इधर से बेहवा बंद, इधर से बेहवा बंद, और फिर हम उसी में सांस लेते थे। हम तो कहते हैं हमारा तो एयर कंडीशन ऑफिस है। अब तो एयर कंडीशन में रहते हैं, हमारा बेडरूम भी एयर कंडीशन है, हमारा ड्राइंग रूम भी एयर कंडीशन। वो क्या है? हार्ट की बीमारी पैदा करने का बहुत अच्छा साधन है, ठीक है? कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है। लोग कहते हैं वेंटिलेशन नहीं, अगर हम खिड़की खोल देंगे तो हमारा एसी खराब हो जाएगा। अरे एसी तो रिपेयर हो जाएगा, बदल भी लो, तुम खराब हो जाओगे तो कौन ठीक कराएगा? तो हम एसी की परवाह करते हैं, अपनी परवाह करते हैं क्या? नहीं। तो ये जो है देखिए, ऐसे देखिए सारे ग्राफ बंद हो गए, सारी इंटेस्टाइन्स बंद हो गए। देखिए ये भी पेशेंट है, इसके सारे बंद हो गए। ये देखिए यूएस का एक पेशेंट है, इसका इतने लंबे ब्लॉक से कहीं में बाईपास हो नहीं सकता। तो बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, क्रिएटिव, इट डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज। जीन्स के जिम्मेवार है, माँ बाप से जीन मिलते हैं वो जिम्मेवार है, मेंटल स्ट्रेस जिम्मेवार है, डाइट एक जिम्मेवार है, रॉन्ग डाइट हम खा रहे हैं, एक्सरसाइज हम गलत कर रहे हैं, या तो कर ही रहे या फिर रात में कर रहे हैं। रात में जिम में कब जाते हैं? रात में जाते हैं, सुबह जिम में जाते हैं, सुबह रोज जाते हैं, पर जितना देखो इतनी डेथ वाली रात में हो रही है। 11 बजे एक्सरसाइज करने का टाइम होता है रात को, 11 बजे रोज जाके एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर नींद भी गलत है। और हमारे टबैको, सिगरेट बीड़ी पीते हैं लोग, तम्बाकू खाते हैं, ये वन डायमेंशनल है। और हार्ट की डिजीज के साइकोसोमेटिक है, लाइफस्टाइल डिजीज है, और ये सभी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो मैं बता रहा हूँ, नींद ना आना, ये भी लाइफस्टाइल की बीमारी है। जितनी भी हमारी मनोतक की बीमारी सब लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर हम अपना जीने का ढंग बदल दें तो हम ठीक हो सकते हैं। ये भी मैं छोड़ देता हूँ। वैसे लिखा है 2006 में लिखा हुआ है कि लगभग अमेरिका में आज भी 20 लाख के लगभग हार्ट अटैक होते हैं, उसमें से 13-14 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं पैसा, और उसमें से 5 लाख के आसपास ऑपरेशन कर लेते हैं बाईपास। 20 लाख में से इतने कर लेते हैं, और उसके बाद भी वहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो भी लोगों को वहाँ पे हार्ट फेलियर के पेशेंट बढ़ गए बहुत ज़्यादा, लंबी उम्र जी रहे हैं, तो आज उनको बार-बार हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। भारत में लगभग 70 लाख लोगों को हार्ट अटैक होते हैं हर साल, हम लगभग 4 लाख ही एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं साल में। इतने सारे हार्ट के हॉस्पिटल हो गए, और लगभग 1 से 1.5 लाख हम बाईपास कर पाते हैं। कितना % हो गए? पर वो क्या इलाज है एंजियोप्लास्टी का? परमानेंट हम खुद ही कहते हैं, जब लोग हम एंजियोप्लास्टी करके भेजते हैं, देखो हमने एक बार टैक्स तो लगा दिया, पर आगे से अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना व्यवहार नहीं करना,
ताकि दोबारा ब्लॉक नहीं हो। बाईपास करने के बाद भी यही बोलते हैं, तो लोग कहाँ मानते हैं, समझते नहीं। तो ये जो है जड़ है। तो ये डिफरेंट स्टडी रिसर्च हुई थी, डिफरेंट 6 महीने 7 में पब्लिश हुई, और ये बताया कि एंजियोप्लास्टी डू नॉट प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। हमारी लाइफ भी लंबी नहीं होती, क्या हम सोचते हैं एंजियोप्लास्टी करा के मेरी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है, बढ़ जाती नहीं। बाईपास करा के भी मेरी लाइफ नहीं बढ़ती। और जबकि अगर आप जीवन शैली बदल लेंगे तो क्या होगा, आपकी खाली हार्ट की बीमारी नहीं, सारी बीमारियां मन की और शरीर की सारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, दमा, माइग्रेन, सब खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, नींद आने लगती है, चिंता खत्म होती है, गुस्सा खत्म हो जाता है, लीवर, फैटी लीवर ठीक हो जाता है। फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज जो बिना अल्कोहल के हमारे लीवर खराब हो रहे हैं, तो कारण क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। वही बात है, इंसुलिन की बात है ना, स्ट्रेस, नेचुरल ऐश कहते हैं। सिरोसिस हो रहा है लीवर में, लीवर से फूट रहा है, पेट में पानी भर रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है बिना शराब पिए। तो वो ये इंटर स्टडी में बताया कि उसमें वो मेंटल स्ट्रेस को हम दूर कर लेंगे तो 90% से ज़्यादा हार्ट बीमारी खत्म हो जाती है। ये हमने एक रिसर्च जो 2000 में आई थी, मैं आपको बता दूँ कि जीन की जब हम बात करते हैं, जीन के कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को डायबिटीज से क्या करें, हमारे माता पिता को हार्ट की हम भी हार्ट की बीमारी तो आपको वर्षे में मिली, वर्षे में माँ बाप से गिफ्ट मिली, ऐसा लोग बोलते हैं। पर जीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बताया है, इसमें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने बताया कि अगर आप सही ढंग से मेडिटेशन करो, भोजन आप परिवर्तन करो, और आइंस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात सोने का टाइम, उठने का टाइम। इंटरेस्ट था कि हमारे अंदर घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें हर चीज का टाइम है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, उसमें मेडिटेशन करने का टाइम। ये अंदर की घड़ी बोलते 10 बजे सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो। हाँ, सुनते हैं उसको। हमारा स्ट्रेस बेस्ड लाइफ स्टाइल है कि ऑफिस में काम करने का भी टाइम, अगर आप उसको फॉलो करो और जीवन जियो तो क्या होता है, आपकी बीमारियां, आपको बीमारी होगी। आज हम क्यों हमारी बीमारी, हम कोई अपने अंदर की घड़ी से नहीं चल रहे, हम स्ट्रेस, ट्राइबल्स को भी होता है, ट्राइबल समझते हैं, हमारे माउंट आबू के आसपास 100 गाँव हमने अडॉप्ट कर रखे, हमारे हॉस्पिटल ने अडॉप्ट किए। तो 100 गाँव में जो ट्राइबल लोग ना, आदिवासी लोग, जहाँ भी कानून भी नहीं गया, उनको भी टेंशन होती है, उनको भी हार्ट अटैक होता है, वहाँ भी हार्ट अटैक, क्योंकि मोबाइल वहाँ भी पहुँच गए। मोबाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। तो अब जो है ये तो अगर आप ये बदल दो, जीने का ढंग बदल दो। अरे कितना देर लगती है खाना खाने में, अगर आप, मैं तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सभी एरिया से आते हैं, डॉक्टर साहब तो आते हैं ऑफिस से, नौकरी से, अपने वहाँ से 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। तो मैं कहता हूँ 7 बजे से पहले डिनर कर लेना, डिनर करने का टाइम 7 बजे से पहले, अंधेरा होने से पहले हम डिनर करते हैं। गुजराती लोग तो मैंने देखा, सुना है, आई डोंट नो, मैं पर्सनली देखा नहीं, रात को 10 बजे घर से निकलते हैं, 11 बजे, तो बाजार जाके बचिया खा लेते हैं। सुना है मैंने सुना, मेरे को बताया रहने कि यहाँ पर ना, यहाँ पर 7 बजे के 8 बजे के बाद तो लोग घूमने जाते हैं। ऐसा है, ये प्रोग्राम 7 बजे से पहले पूरा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को भजिया खाने के लिए घूमना होता है अंधेरे में। अंधेरे में तो घूमना ही नहीं होता है, अंधेरे में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनने लगती है वातावरण में, तो आप घूमना, उसमें सनसेट के पहले घूमना होता है, सनराइज के बाद वॉकिंग करनी होती है, सनसेट के पहले वॉकिंग करनी, सनसेट के बाद नहीं। इसलिए गुजरात में बहुत सारी हार्ट की बीमारी, डॉक्टर्स को भी हार्ट की बीमारी ज्यादा है आम आदमी से। एक सर्वे पीछे हुआ था, डॉक्टर साहब को पता होगा कि डॉक्टर्स को ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, डायबिटीज भी ज्यादा, हार्ट की बीमारी भी ज्यादा, मोटापा भी ज्यादा, सब बीमारियां ज्यादा है डॉक्टर्स।
ये समझ लीजिए आपके कैसे हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो अगर सिर्फ 3 महीने अपने आप को फॉलो कर लो ये बात को, तो आपके जीन ही बदल जाएंगे बीमारी के, है ना। आपकी फैमिली आपके 5 भाई हैं, 5 में से 4 को हार्ट अटैक आ गया, आप 5वें हैं, तो आपको बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं आएगा, गारंटी है। अगर आ चुका है दोबारा नहीं आएगा अगर आप अपने को बदल, नहीं तो बार बार आता है, आपने सुना होगा। अभी एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर बाईपास हो गया, फिर एंजियोप्लास्टी और हो गई, फिर भी डर है। तो ये जो है प्रैक्टिकल मॉडल हार्ट, ये हमने रिसर्च की ना, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ये रिसर्च हमने DRDO से कोलैबोरेशन में की थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और ग्रामीण मेडिकल कॉलेज और BJ मेडिकल कॉलेज और जीवन हॉस्पिटल के साथ में मिलकर की रिसर्च हमने पब्लिश की। और 2011 में और 2013 में बताया गया, US की एक बॉडी है जो सारी स्टडीज रिसर्च को डॉक्यूमेंट करती है, उन्होंने बताया कि आपकी रिसर्च वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में नंबर 1 है। ये जो रिसर्च हमने पब्लिश की ना, टॉप 20 स्टडीज में नंबर 1 थी। और जुलाई 2013 में हमको बताया गया था और फिर नवंबर 2015 तक ये नंबर 1 पे, लगातार नंबर 1 पे। ऐसा बहुत पहली बार कि भारत की पब्लिकेशन कोई नंबर 1 पे, इस साल लगभग 2 साल 4 महीने 5 महीने नंबर 1। तो ये फिर अमेरिकन हार्ट के स्टेटमेंट में आता है, जो साइंटिफिक स्टेटमेंट में भी पब्लिश हुआ कि मेडिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क रिडक्शन, कि मेडिकेशन के द्वारा कैसे हार्ट की बीमारी, उसमें 2 स्टडी में डॉक्यूमेंट हुई, गिनॉनिश और गिनॉनिश की 48 पेशेंट की स्टडी थी हमारी, बहुत ज़्यादा पेशेंट। तो ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, उन्होंने बताया कि सर फिर आज होगा मेडिकेशन कैन डू वंडर्स। बस क्योंकि हमने एस्टेब्लिश किया ना, सारी बातों को एस्टेब्लिश किया। गिनॉनिश ने एस्टेब्लिश नहीं किया था बहुत सारी बातें, हार्मोन्स को, EEG को, हार्ट की वेरिएबिलिटी को डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो सर एंजियोग्राफी के ब्लॉक्स को मेजर करके बताया था, ये ब्लॉक होता है सर, इतना होता है। हमने तो एक इंसान को पूरा स्टडी किया, तो उन्होंने बताया। तो ये जो है देखिए स्टडी डॉक्यूमेंट, तो ये जो है हमने, ये बात हमारी मेन बात है कि मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं। मन जो है, मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, उसे हम 3 कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। विचार, संकल्प से कहते हैं, भावनाएं, वृत्ति, एटीट्यूड और हमारी स्मृतियां, मेमोरीज, 4 एस्पेक्ट हैं। अगर आपकी नेगेटिव टीम है तो आपके हाइपोथैलेमस में, ये ब्रेन में कंट्रोल रूम है, ऐसे केमिकल बनते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय पे आपकी सेल्स पे पहुंच जाते हैं और वो सेल्स पे पहुंच के वहाँ रिसेप्टर्स होते हैं वगैरह, उसको कहते हैं। आप सूरत में आए, सूरत में स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ आप रिसीव करते हैं अपने रिलेटिव्स को। सेम वे अंदर से मैसेज आया, 1 सेकंड से भी कम सेल्स पे पहुंच गए और सेल्स पे उसी को फॉलो करते हैं जो दिमाग में आपने सोचा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो और वो फिर वो स्ट्रेस हार्मोन और लाल तार, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो स्ट्रेस हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, आपको टेंशन बढ़ने लगती है और क्या होता है, आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपके अंदर आने लगती है, आपको डर लगता है या ऐसे, और फीलिंग ऑफ डिसीज, अंदर से बेचैनी पैदा होने लगती है, आप अंदर से अनहेल्दी बीमार महसूस करते हैं, डिसीज पैदा होती है और एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा आप अंदर से महसूस करते हैं। और जब लगातार दिन रात आप नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है, नेगेटिव भावनाएं मन में पैदा हो जाती है, जीवन के प्रति नजरिया ही नेगेटिव हो जाता है और पुरानी नेगेटिव बातों को बार बार याद करते रहते हैं। ऐसे करके जो आपके 8 सिस्टम है ना बॉडी में, 8 को हम डिफरेंट अंग है, 8 एक ब्रेन का है, एक इम्यून सिस्टम है, लंग्स है, हार्ट है, पेट है, लीवर और पेट है, हार्मोनल सिस्टम है, आपकी हड्डियां और जोड़ हैं, मसल एंड जॉइंट्स हैं और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका पेट साफ होता है, यूरिन बनता है, पसीना आता है, जल्दी गैस हवा से निकालते हैं सांस के बाद, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो वो टॉक्सिन्स कैसे बाहर निकलते, उस 4 जो 8 सिस्टम है उस पर इस नेगेटिव सिस्टम का, इस पर इसका बम्बार्डमेंट होती है। जब भी आप कुछ एक बात मैं बता दूं, जब भी आप कुछ गलत सोचते हो, नेगेटिव भावना आपके मन में आती है, नेगेटिव एटीट्यूड आता है, नेगेटिव बातों को याद करते हो, खाली कहते हैं वो रिसर्च नहीं, वो तो वैसे कहा जाता है और कुछ पे रिसर्च भी कर रहे हैं कि वो सूक्ष्म शरीर पर रिसर्च चल रही है
कि उसको बताया गया कि इस कायनात समझते हैं, सारा विश्व जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी नेगेटिव सोच वाले वाइब्रेशंस हवा में बह रहे हैं, वो सारे आपको ऑब्जेक्ट्स हैं। एटलीस्ट 1 बिलियन टाइम्स आपके वो नेगेटिव विचार आपके बड़े करते और आपके पूरे बॉडी को डैमेज करते। इसकी बजाय जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचते हो तो वर्ल्ड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज वो कम है। इस समय पॉजिटिव एनर्जी कम है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मदद है और आपकी बॉडी में हीलिंग होती है, मन की भी हीलिंग होती है और बॉडी की। इसलिए कितना खतरनाक है नेगेटिव सोचना। तो ये इसमें पता, और ये आपका बॉडी सिस्टम आपका वो डैमेज होता रहता है, वो हम इसको टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। हर व्यक्ति का जन्म से माँ के घर से कमजोर होता है और उस पर उसका असर होता है ज्यादा। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे पहली तरफ से 9 महीने के पूरे टाइम पर पैदा होता है, एक बच्चा 7 महीने का पैदा होता है, क्या हुआ? अंडर पेट है, फ्री टर्म है ना, तो सारी बीमारी उसको ही ज्यादा होता है। ऐसे हमारा एक अंग जन्म से कमजोर होता है, उस पर सारा असर होता है। तो ये आपको समझ लेना है। इसकी वजह अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा? आपकी सेल्स, ब्रेन की सेल्स खाली नहीं, बॉडी की सेल्स में होगी ऐसे केमिकल बनते हैं जिनको हम एंडोर्फिन कहते हैं, नेचुरल मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन सबसे अच्छा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है। और ये एंडोर्फिन उससे भी 100 गुना अधिक पावरफुल होता है। तो जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर ऐसे केमिकल निकलेंगे पॉजिटिव वाले, एंडोर्फिन निकलेंगे कि आपके चाहे हार्ट का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, अपने आप ही गायब हो। आपने देखा होगा, अपने लाइफ में भी देखा होगा, जब नेगेटिव सोचते हो मेरे को पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कि आर्टरीज बंद होगी, छाती में गैस भरी है, थोड़ा दर्द भारीपन हो रहा है, तो क्या होता है? उसको हार्ट का दर्द समझते सब कुछ। पहले हार्ट का दर्द नहीं होता है, सब कुछ हार्ट का दर्द हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है सब कुछ। तो ये आपकी समस्या बन जाती है। इसी तरह से हमारे प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए पॉजिटिव सोचो तो क्या होगा? वो एंडोर्फिन निकलेंगे, सारा पेन गायब हो जाएगा। मैं तो अपने आईसीयू में पेशेंट दाखिल होते हैं, हमको जब कॉन्फिडेंस देता है, पेशेंट जल्दी ठीक होने लगते हैं। 1 महीने में ठीक होने वाला 5 दिन में ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा नेगेटिव बोलो तो फिर तो आदमी पूरा सलग हो जाता है। कितनी दवाई दे दो काम नहीं करते, तब से आपको अनुभव होता है। हम तो हॉस्पिटल देखते हैं, पेशेंट कितने साथ अनुभव आपको है, ये वाली हालत। तो ये आपके भी उस समय आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है, हेल्थी और हैप्पी फीलिंग आती है और एनर्जी है फेस में। और आपके अंग पे, हर अंग पे उसकी एक इसकी भी आदत पड़ जाती है, नेगेटिव सोचने की, पॉजिटिव सोचने की। जो आप सोचो उसकी आदत पड़ जाती है। आप पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ डालो। मेडिटेशन क्यों करना है? आज समाज में हम नेगेटिव सोचने की हमको आदत पड़ गई। मेडिटेशन क्यों करना है? ऑप्शन है क्या? करना है ऑप्शन नहीं, हम सबको करना ही है, करना ही चाहिए। क्योंकि हमारी नेगेटिव सोच को खत्म करने की ताकत है पॉजिटिव मेडिटेशन। हमारी टीम को पॉजिटिव बनाता है और उससे हमारे अंदर जो भी मनोरंजन की बीमारी अपने आप नहीं होगी। चाहे आपको रिपीटेड आर्थराइटिस हो, चाहे कोई बीमारी भी हो, एसएलई हो गया हो, स्क्लेरोडर्मा हो गया हो। अभी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मतलब सारे एम्स वाले रेफर करते हैं या दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो रेफर करते हैं। जैसे किसी का हार्ट लंग ट्रांसप्लांट होने वाला है, अब पेशेंट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता, तो मेरे पर रेफर करते हैं। तो उनका इतना राइट साइड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गए कि उनको सांसें नहीं आता, दे कैन नॉट वॉक 10 मीटर्स। हार्ट लंग दोनों बदल रहा। ऐसी बीमारी है, उनको स्क्लेरोडर्मा है, दूसरी बीमारी आजकल ऐसी बीमारी होती है, दोनों ही रोग खराब हो जाते हैं। कोविड के बाद बहुत सारे रोग खराब होते हैं। तो वो तब आते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं उनको मेडिटेशन करके मैं बताता हूँ कैसे कैसे आपको परिवर्तन करना है। तो उनका मतलब जो प्रेशर 105 हो गया था राइट साइड का, आप डॉक्टर नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। राइट साइड का प्रेशर मतलब यूजली 50 के नीचे तो कंफर्टेबल रहता है। राइट साइड का प्रेशर अगर 50 के ऊपर जाए तो सांस फूलने लगता है। 105 हो गया तो और मेडिटेशन किया कर रहे हैं तो महीने भर के अंदर 60 पे आया, दोबारा एक हो गया 60 का प्रेशर है। अब आदमी आराम से चल पा रहा है, जिसका हार्ट लंग ट्रांसप्लांट होने वाला। तो ये क्या कर सकता है मेडिटेशन राइट वे में करो तो। प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेडिटेशन अंदर की बात तो बता देता हूँ क्या करना है थोड़ा सा। तो ये छोड़ देता हूँ। ये हमारी देखिए आर्टरीज है, हार्ट है हमारे, नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है, ब्लॉक आर्टरी ऐसी होती है और
बचपन में हमारी आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, जैसे हम बड़े होते टेंशन में रहते हैं तो हमारी आर्टरीज प्लास्टिक जैसी बन जाती है। डिमांड बढ़ती सप्लाई नहीं होती, यहाँ डिमांड बढ़ती सप्लाई बढ़ती, सिर्फ थकते नहीं, डिमांड बढ़ती सप्लाई नहीं बढ़ती, और ये आर्टरी जब क्रैक हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। और ये धीरे धीरे आर्टरी ब्लॉक होती है, धीरे धीरे आर्टरी क्या करते हैं, ब्लॉक हो गया तो हम डॉक्टर के बजाय डॉक्टर वाली रूम डाल के एंजियोप्लास्टी स्टेंट अंदर डाल देते हैं, बस हमारा काम हो गया। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। देखिए बाईपास स्टेंट भी बंद हो जाते हैं, बाईपास करते हैं हम लोग। ये बाईपास भी कैसे हैं, जैसे कि हमने एक पेड़ को ऊपर से काट दिया, बरसात के पहले हम पेड़ों को काटते हैं ना, नहीं काटते, बरसात के पहले पेड़ को काटते हैं ना ऊपर से, ट्रिम कर सारी भले ट्रिम कर देते हैं, और बरसात के बाद देखो तो दोबारा से हवा कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये जो भी हम करते हैं ये हमारे बाईपास आना अगेंस्ट बाईपास और एंजियोप्लास्टी मैं भी रेफर करता हूँ कुछ केसेस में, हाँ करना चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, और मेरे रिसर्च जो शुरू किए सभी कार्डियोलॉजिस्ट पे थे और एंडोक्राइनिस्ट पे थे, क्लिनिशियन पे थे, फिजियोलॉजिस्ट पे थे, साइकोलॉजिस्ट पे थे, स्पिरिचुअलिस्ट पे थे, न्यूट्रिशनिस्ट पे, डाइटिशियन पे थे, सबने मिलकर रिसर्च की। और पिछले 24-25 साल से हम काम कर रहे हैं, और हमने जो एक स्टडी पब्लिश की, दूसरा स्टडी जो अंदर पब्लिकेशन है वो आपको जो दिया है कंट्रोल स्टडी है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी है, और दोनों में सब कुछ हमने किया है। मेन डिफरेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता है। जो कंट्रोल ग्रुप में कहा आप जो भी करते हो, नमाज पढ़ते हो, चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, मंदिर जाते हो, जो भी करते हो करो, पहुंच जाता है, ज्ञान है, जो भी धर्म के हुआ उसको हो जाए, जल्दी चिंता गुस्सा नहीं करना, अपने मन की बात को शेयर करना सीखो। पता है हार्ट अटैक को होता है, इतना अगर दिल खोल लिया होता है, यारों से इतना खोलना पड़ता है ज़्यादा से, अपने मन की बात शेयर नहीं करते ना, पति पत्नी आपस में शेयर नहीं करते, दोस्तों से शेयर नहीं करते, किससे शेयर नहीं करते, तो उनको ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। ये हमने सब बातें आप जो भी करो ये नहीं करो और ज़्यादा करो, तो इनको हमने स्ट्रक्चर्ड वे से राजू का मेडिटेशन सिखाया कैसे आपको अपने जीवन को बदलना, और फिर 1 साल के बाद दोबारा एंजियोग्राफी की, और फिर रिजल्ट देखिए हमारे 80% पेशेंट्स थे जिनकी तीनों आर्टरी या 2 आर्टरी बंद थी, और हमने पूरी स्टडी को एक प्रॉपर ढंग से हमने किया, और सारी एंजियोग्राफीज को भी हमने CSI के जो 2 कोऑर्डिनेटर थे, कार्डियो सोसाइटी बनी भारत में, उसको तो उन्होंने उसको एक्टिव में बैलेंस किया ताकि कोई बायस ना ले। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, तब तो जो के नाइट जो दवाइयाँ खा रहे थे उनकी जो दवाइयाँ बंद हो गई लगभग काफ़ी हद तक, जो एंजाइना की दवाई खाते, सॉर्बिटेट खाते थे, दवाएँ 90% कम हो गई, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी 500 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, उनकी जो हार्ट की पंपिंग पावर, हार्ट अटैक से हार्ट डेथ हो जाती है मसल्स की, वो भी दोबारा से रिवाइव हो गई, और जो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चल नहीं पाते थे 3-4-5 किलोमीटर चलने लगे, और कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, LDL गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, और लगभग 93% पेशेंट्स के ब्लॉक हो गए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक लाइट ऑफ कर सकते हैं सामने वाला, इधर लेकिन कुछ शुरू के पेशेंट ये वाली लाइट ऑफ कर दीजिए, ये लाइट ऑफ कंट्रोल है इसका। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए 90% ब्लॉक तक ये हो गया, आप आई टेस्ट दिखाई देगा, ये इसका एक लंबा ब्लॉक के जो कैपेसिटी नहीं हो सकती, ये ब्लॉक भी हो गया, ये बहुत एक बार। और हमारी स्टडी में 50 लोग ऐसे थे कैल्सिफाइड ब्लॉक थे, 50 ब्लॉक से कैल्सिफाइड हमने कहा था ये तो भूलेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं भूलेंगे, तो हमने स्टडी में कॉपरेट नहीं किया था, तो 2 ओवर सरप्राइज उसमें से 29 ब्लॉक हो गए, 29 लगभग 60% ब्लॉक उसमें से 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक है। तो कहते हैं दिल का सच्चे दिल का स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है, वहाँ हमने देखा सच कैसे हम सचमुच में अगर दिल से करें, लगन लगा के मेडिटेशन करें तो हमारे ब्लॉकेज से साथ में खान पान परिवर्तन करते हैं, नींद का टाइम प्रॉपर करते हैं, अपने अंदर की घड़ी के अनुसार चलते हैं, तो कैसे बताया पहले मैंने बताया ये कैसे देखें, एक 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक कैसे होगा, ये भी 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक हो गया, ये बढ़ गया, ये देखिए 100% ब्लॉक तक हो गया, ये देखिए कंट्रोल रूम में एक ब्लॉक बने, वही सेम डाइट सेम एक्सरसाइज फॉलो किए, हर ब्लॉक एक पैटर्न है, मैंने बताया जो करके देखिए बता सकता हूँ कि ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक मतलब आदमी का व्यवहार पता लगता है एंजियोग्राफी देखने से, और व्यवहार को बदलते देखिए ब्लॉक कैसे भागते हैं, ये आपके अपने हाथ में, मैं किसी के ब्लॉक नहीं खोलता,
बदलेंगे तो परिवर्तन होगा। ये नहीं कि खाली मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, व्यवहार बदलना पड़ेगा। आज बदलो चाहे कल बदलो, बदलना तो पड़ेगा। तो ये बदलना ही होगा। ये देखिए ब्लॉक पड़ गया, और जिन्होंने देखिए क्वेश्चन के एग्जाम हो रहा है, ये 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक है, राइट कॉर्निया, राइट साइड की आर्टरी। देखिए रिपीट किया तो देखिए पूरी पूरी ब्लॉक होगी, पूरी आर्टरी कैसे हुई? वो जादू है, जादू। वो सदा के लिए खुल गई। वो तो एंजियोप्लास्टी के तो थोड़ी देर खुली, फिर बंद हो गई, परमानेंट नहीं खुली। ये तो परमानेंट हो गई। ये जो है, जो ये बीमारी में स्टडी किया टाइप है, जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा, उदासी, लाइफस्टाइल, सबको मेजर किया, सेंसिटिव इमोशनल नेचर, और बकायदा वो उन्हें डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसको देखा तो उनके अंदर जो उन्होंने राज्यों में परीक्षण किया, उनके परिवर्तन हुआ, कंट्रोल रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन करना हमें जरूरी है। शांति व्याप खुशी से कहते हैं, वो जीवन में किसी सिलसिले कमाते हैं। आपको जीवन में सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे 10 बजे तक काम करते, किसके लिए? किसके लिए? जीवन में शांति आए, प्यार आए, खुशी आए, हमारे घर वाले सब खुश रहें, इसलिए तो करते हैं। तो बेसिक बात परिवर्तन करें। और ये जो है सब लोग डाइट जो मेडिटेशन किया, उसमें विल टू बी वेल आती है। विल टू बी वेल समझते हैं, आपको बता दिया आप ये खाना खाना आज से, आप ये करना, आप 10 से कर लेंगे तो 2 महीने करेंगे, उसके बाद जैसे थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो क्या करें? तो वही पुराना खाना, वही पुरानी भजिया और समोसे खाएंगे, वही मिठाइयाँ खाएंगे, हर चीज में चीनी डालेंगे। डायबिटीज हो तो भी चीनी खाते नहीं खाते, गुलाब जामुन तब भी खा जाते हैं, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो ये बड़ी हालत हो जाती है। और देखिए हमने 3 चीज किया पेशेंट का। पहला ये होता है, देखिए बीटा रिदम, इसको बीटा रिदम कहते हैं। ये बीटा रिदम, ये नॉर्मली जब हम आंख खोल के बैठे तब, जब आंखें बंद कर लेते हैं, शांत होते हैं, तो इसको पीसफुल रिदम कहते हैं। बीटा रिदम लवफुल रिदम, जब आसपास के सब लोग को स्वीकार कर लेते हैं। शांति क्या है वर्तमान में? प्यार क्या है? आपके घर में आसपास वर्किंग प्लेस में जो भी व्यक्ति जैसे भी है, उनको सच्चे दिल से स्वीकार करो, उनकी पालना करो, केयर करो। भगवान सबकी करता है। हमें अगर अपने हार्ट को अच्छा रखना, इसका क्या मतलब है? कि अपने घर में जो भी व्यक्ति है, अपने कार्यस्थान पर जो भी व्यक्ति है, उन सबको सच्चे दिल से स्वीकार करो। प्यार किसे कहते हैं? एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। हम जजमेंटल हो जाते हैं, अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, कहते हैं ना। तो ये जो है, ये आप इसको लवफुल रिदम कहते हैं। और ये हैप्पी रिदम, जब एक में होता है डेल्टा रिदम। एक हफ्ता मेडिटेशन करो, क्या होता है? अल्फा रिदम कितनी बढ़ गई, शांति वाली रिदम कितनी बढ़ गई, बीटा कम हो गई, बीटा प्यार की रिदम बढ़ गई, और खुशी आनंद की रिदम भी बढ़ गई। और ये मेडिटेशन आपको आंखें नहीं बंद करनी है, ये देखो बिना करे ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए अल्फा रिदम बढ़ती जा रही है, बीटा कम होती जा रही है, बीटा बढ़ती जाए, 7 दिन में बढ़ जाती है। 7 दिन आप कोर्स कर लो, 7 दिन में आपकी ये रिदम शांति प्यार खुशी की रिदम बढ़। और ये नहीं कि आपने मेडिटेशन किया तभी है, नहीं, उसके बाद भी बनी रहती है। बाकी हमने हठयोग में करके देखा ना, प्राणायाम किया है, कुछ हमने आसन किए, कुछ सदस्य क्रिया की, तो उस समय बनी रहती है, तो उसके बाद खत्म हो जाती है। और राजयोग मेडिटेशन क्या है? वो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, उससे आपका सदा के परमानेंटली परिवर्तन। ये हमने क्या देखा, लाल तार हरी तार होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम और पुण्य की तार और पाप की तार लेकर लगी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भगवान की वजह, उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं, उसके पास है। तो वो जो है उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए जब हमारे पास पिछला लाल तार एक्टिव थी ना, जल्दी चिंता गुस्सा वाली तार एक्टिव थी, हर टाइम अच्छी में प्रेशर था, हार्ट अटैक बढ़ती थी, कोई तकलीफ में बढ़ता था। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन वाली तार एकदम जोर थी। तो जब उन्होंने एक हफ्ता मेडिटेशन किया, डाइट को मॉडिफाई किया, एक्सरसाइज समय पर सोना उठना बैठना शुरू किया, तो देखिए एक हफ्ते में ये लाल तार कम हो गई, हरी तार बेटर हो गई। 1 साल में दोनों का हार्मनी हो गई। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है टेंशन तो हो जाएगी, ऐसा कभी होगा कि टेंशन नहीं आएगी, मरने तक आएगी, आखिरी दिन तक आती जाती टेंशन। गरीब हो तो भी आती है, अमीर हो तो भी आती है। और
प्रॉब्लम आई उसको आप रिलैक्स माइंड से फेस करो। जो भी चैलेंज आए, फेसिंग द चैलेंजेस विद रिलैक्स माइंड, तो आपकी अकल काम करती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। टेंशन होती है तो सॉल्यूशन होता नहीं, इसी को तो टेंशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। उसी का असर तो हार्ट पे पड़ता है, हमारे कोर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, हमारे एनर्जी बढ़ता है, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप ये सीख जाओ तो क्या होगा, एक साथ में हो तो साथ में तो और भी अच्छी होगी। तो हार्मनी, इसको बोलते हैं हार्मनी। जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, आपने देखे कुछ एग्जाम्पल, कुछ हमारे नाम लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति आज भी समाज में मौजूद हैं जो सारे काम करते हैं, ये तो रिलैक्स माइंड से नहीं, भी शांत रहे। देखा आपने सब कुछ देखे, सब कुछ, वो बिजनेस में भी है, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली, वेद प्रकाश को आप देख सकते हैं, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। इतना कभी देखा है वो गुस्सा करते हुए देखा तो जिनको जानते हैं, पहले तो करते हैं, मतलब करते हैं, टेंशन में आते हैं तो बीमारी कैसे भाग जाती है, जीवन बदल जाता है। इस तरह से आप करें। और देखिए हार्मोन्स हमने स्टडी किए, एड्रेनलिन वगैरह का स्टडी, और ये हमने क्या पाया, हमने क्या उसके एड्रेनलिन लेवल्स बदल जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमने देखा कि इनके जो सिर्फ एंडोर्फिन लेवल्स एक हफ्ते में बढ़ जाते हैं, सेरोटोनिन बढ़ जाता है, डोपामाइन लेवल्स बढ़ जाते हैं एक हफ्ते में। जितना और करो उतना और बढ़ता जाए, एक हफ्ते में समझा प्रैक्टिस के साथ, एक हफ्ते में आपका जीवन बदल जाता है। जीवन में कितने दिन होते हैं आपके जीवन में, कितने दिन बताइए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद क्या आता है वापस मंडे? 7 दिन तो होते हैं। अगर आप 7 दिन अपने को परिवर्तन कर लो, सारा जीवन बदल जाए। इसलिए लोगों को 7 दिन का रखते हैं, 7 दिन को देख देते हैं, खान-पान बदलते हैं, सोच बदल देते हैं, खान-पान बदल देते हैं, जीभ को टेस्ट बदल जाता है, वो फॉलो करने लगते हैं उसके, सैर करने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम बदल देते हैं, बस उसको फॉलो करते रहते हैं, तो ठीक हो जाता है, सारे हमारे हाथ है। तो ये आपके हाथ दर्द है ना। और देखिए जब मैं बात कर रहा था इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ये वाला इंसुलिन 7 दिन में लोगों के 80 यूनिट इंसुलिन में बंद हो जाते हैं। जब आप एकदम रिलैक्स होते हैं ना, एकदम से रिलैक्स, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव हो गया, रिलैक्स हो गया, तो क्या कोर्टिसोल निकलना कम हो गया, वही इंसुलिन, वही करेंसी आपका काम करने लगती है वापस, अंदर की इंसुलिन काम करने लगती है, वो गोली से इंसुलिन निकलती थी, वही काम काफी जिनका 13, 14, 15 HbA1c रहता था, 500, 400, 500 शुगर रहता नहीं रहती, अब वो शुगर उनका HbA1c 6 के नीचे आ गया। अब डायबिटीज रही नहीं, गोलियां खत्म हो गई, इंजेक्शन भी खत्म। ऐसे में 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिनकी अब डॉक्यूमेंट है क्योंकि हमने डायबिटीज खत्म नहीं, डाइट का कंट्रोल अब भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अंदर मिठास भर के रखते हैं, मतलब उसमें चीनी नहीं तो मन में मिठास चाहिए, डायबिटीज ठीक है, तो ये पैदा करते हैं। तो ये और साइंस क्या है, इसकी वजह से सिंपल सी बात है, एक आदमी हॉस्पिटल में आता है, मरने वाला है, डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, बचाने का क्या बोलते हैं डॉक्टर पेशेंट के लिए, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, टेक द बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी लेके जाओ। अभी क्या आया था, 1 घंटे पहले क्या आया था, पेशेंट, बॉडी कैसे बनते हैं, कैसे बने, वजन पहले 70 किलो था, अभी 70 किलो, क्या निकल गया, क्या निकल गया। तो ये आदमी से अगर इसकी इच्छा थी मरने से पहले मेरा हार्ट या कोई चीज जो भी किसी को चाहिए वो ट्रांसप्लांट दे सकते हो, डोनेशन दे दे, यूज कर देना। एक पेशेंट और है, इसकी हार्ट की प्रॉब्लम 10% है, इसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया, इसका हार्ट ठीक था, एक्सीडेंट में मरा है, तो इसके हार्ट निकाला, यहाँ लगा दिया, काम करना शुरू कर देता है। कुछ टेस्ट करने के बाद, उसे टिश्यू कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो करने के बाद देखो टेस्ट करो, हार्ट काम किडनी निकालो, काम करना शुरू कर दिया, लिवर निकाल दो, लगा दो, काम करो। इसमें ड्राइवर है, काम नहीं कर रहा है, इसमें ड्राइवर है तो काम कर, चलाने वाला कौन, आत्मा, सोल। तो बस यही बात है, इंसान 3 चीज से बना है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल और फिजिकल एनर्जी। और हेल्थ क्या है, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी, तीनों एनर्जी की हार्मनी से बनी है।
फिटनेस रहती है। 99.8% सेल बॉडी की हम बदल सकते हैं किस आधार पे? टीम के अपनी सोच बदल दो, अपनी भावना बदल दो, एटीट्यूड बदल दो, आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। आपकी सेल्स नई बन जाएगी, हार्ट नया बन जाएगा, आपका लीवर नया बन जाएगा, आपके लंग्स भी नए बन जाएंगे, आपकी बोन नई बन जाएगी। बोन भी क्यों टूटती है? कब्रिंग की भी खराब क्यों होती है? आपके ट्यूमर होने बंद हो जाए। ट्यूमर जो होते हैं ना, बॉडी ट्यूमर होना शुरू हो गया, आप उसको वहीं कभी खत्म नहीं कर सकते। पर क्या चाहिए? वो टीम पॉजिटिव चाहिए, सस्टेन चाहिए, एक दो दिन के लिए नहीं, लगातार 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए। क्योंकि हर 3 महीने में 3 साल 3 महीने से 2 साल सेल बदल जाते हैं, सारी बॉडी हड्डियां बदल जाती हैं। आप चाहो तो बदल से, सब साइंटिफिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें नहीं, डॉक्यूमेंटेड बातें। एक चीज और मैं आपको बात बता देता हूँ, हमारी शरीर है मेड अप ऑफ 80,000 बिलियन सेल्स, 80,000 अदर कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी है। और एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती है, 1 लाख। कितने टॉक्सिन बनते होंगे 1 लाख? किचन में काम करो आप, 4 लोगों का खाना बनाते हो, क्या होता है? कितना किचन गंदा हो जाता है। तो हमारे सेल्स में एक कोशिका में 1 लाख रिएक्शन 1 सेकंड में होती है, और वो टॉक्सिन वॉश भी हो जाते हैं 1 सेकंड से कम समय में। क्योंकि हार्ट को 1 सेकंड पॉइंट 80 सेकंड लगते हैं सारा सफाई करके, मतलब 1 सेकंड में 70 बार होता है, 1 मिनट 70 बार। तो ये समझ लीजिए आप, अगर सचमुच में, और जब आप जल्दीबाजी करते हो, उतावल करते हो, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, अभी जाना है, जल्दी में मीटिंग, लोग आने वाले, ये वो क्या होता है? ये इधर बैठे बैठे टेंशन जिसको होती है ना, या बैठे बैठे क्या होता है? रिएक्शन 1,20,000 हो जाता है। चिंता करते हो तो 1,40,000 हो जाता है। चिड़चिड़ करते हो तो आप क्या बोलते हो गुजराती में? चिड़चिड़ तो क्या बोलते हैं? तो आप 1,60,000 रिएक्शन हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा करते 1,80,000 हो जाते हैं, और वो ज्यादा टेंशन करके अपने आप उदास हो जाते हैं, 2 लाख हो जाते हैं। और वो उनका असर आपके उस टारगेट ऑफ हार्ट पे, लीवर पे लीवर, पेट पे पेट पे, घुटने पे घुटने पे, कमर पे कमर पे, गर्दन पे गर्दन पे, लंग्स पे लंग्स पे, इसलिए बीमार होते हैं। ठीक है, इसकी बजाय अगर आप क्या करो, क्योंकि टॉक्सिन बीमार सेल में भर जाते हैं, सेल मर जाती है, बीमार हो जाते हैं, इसकी बजाय मैं आपको थोड़ा बेसिक बात सिखाना है सूरत में। हालांकि लोग आज पूरे नहीं आए, क्योंकि शायद मोदी का तो नहीं, लोग नहीं आए, मोदी जी आने वाले थे अगले। तो ये जो है, मैं हम लोगों को ये मैसेज देने के लिए आया था सूरत में। हमारे सूरत में बार बार बताते हैं आप आओ, मैंने कहा हमारे पास माउंट आबू में इतने लीडर थे, हम कैसे हैं? क्योंकि मैंने कहा चलो आता हूँ। तो ये मैसेज देने के लिए सचमुच में आपके हाथ में आपकी है। अगर आप मेडिटेशन करो तो क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, 1 हफ्ते में शांति की वेव्स कितनी बढ़ जाती है, अल्फा रिदम कितनी बढ़ जाती है, और शांति में रिएक्शन कितनी हो जाती है, 80,000 हो जाती है। तो क्या होगा, 20,000 टॉक्सिन हर सेकंड में निकल रहे हैं, तो सेल्स फ्रेश होती है, इसलिए कहते हैं पीस हील्स। शांति मिलते तो हीलिंग होती है ना, फील करते हीलिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। और प्यार में क्या होना, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, तो प्यार में रिएक्शन 60,000 हो जाता है लगभग, कितनी हो गई? 40,000 टॉक्सिन आप हर सेकंड वॉश कर रहे हो उस समय में से, हार्ट हो चाहे वो लंग्स हो चाहे लीवर हो। लीवर में भी क्या होता है, टॉक्सिन जमा होता है, लीवर खराब हो जाता है, तो लीवर में से 40,000 टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। अगर आप सब क्या कर लो, शांति प्यार में 7,000, तो 40,000 निकल रहे हर सेकेंड। और मतलब, और अगर हैप्पीनेस माना सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसमें खुश हो, बहुत इच्छाएं नहीं है। खुशी तो वही आएगी जहाँ इच्छा नहीं है, इच्छा है तो खुशी आएगी।
ऐसे नहीं कहते काम नहीं करो, कमाओ, खाओ नहीं, आगे नहीं बढ़ो, आगे बढ़ो, किंतु पर इच्छाओं के हिसाब से नहीं, मैं को ये हो जाएगा, जो मिलना वो तो मिलेगा ही ना, ज्यादा सोचने से ज्यादा मिलेगा। तो ये जब हमारे अंदर समझ आती है, खुशी आती है। खुशी से क्या होता है? खुशी से आपकी बेशक 40,000 होता है, इसलिए बोलते हैं हैप्पीनेस हील्स, लव हील्स। और आनंद, आनंद का मतलब क्या है? आनंद माना बंधन, बंधन मुक्त, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। आत्मा इस शरीर से बाहर अपने को महसूस करे, बंधन से मुक्त, देव और देव दुनिया से थोड़ी देर के लिए से निकल जाए और अपने आप को उस परमात्मा से जुड़ जाए, पावर से। इसे बोलते हैं आनंद। लवलीन अवस्था, जो कहते हैं तुरीय अवस्था कहते हैं लोग, शास्त्रों में तुरीय अवस्था कहते हैं। तो वो स्थिति अगर आप थोड़ी देर के लिए कर लो, क्या होगा? आनंद की अवस्था 20,000 रिएक्शन ही होती है। तो कितनी जल्दी बीमारी खत्म होगी। वो कैसे अचीव कर सकते हो? सिर्फ मेडिटेशन से। तो धीरे धीरे जो आपका पुराना स्वभाव है ना, वो बदलता है। और बीमारियां भी बाहर, अभी तो समझिए नहीं, समझिए कैसे बीमारी खत्म होती है, समझ में नहीं है? या मैंने थ्योरी बात कर रहा हूँ, थ्योरी बात कर रहा हूँ, समझ में? ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड बात है जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। जब मेरे पास आओ तो मैं अच्छी सारी बात समझाता हूँ, एक बात है तो मोटी मोटी बात करता हूँ। ये हमारे देखना है। तो स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रेशर डिवाइडेड बाय कोपिंग कैपेसिटी। जब मैं प्रेशर एक से देखता हूँ तब तनाव महसूस करता हूँ, और अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर बदल नहीं सकते, कोई दवाई नहीं बनी इसके लिए, सिर्फ मेडिटेशन इसके लिए तरीका है, जिससे हमारी अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कोपिंग एबिलिटी बढ़ती है। और ये क्या है? मेडिटेशन क्या है? योग मेडिटेशन मींस कनेक्शन किस चीज से? सत्य से जुड़ना। सत्य क्या है? सत्य माना, सत्य क्या है? परिभाषा क्या? इटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य कभी बढ़ता नहीं है, पैदा नहीं होता है। सत्य अनचेंजेबल है, परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप सत्य से जुड़ जाओ, सत्य से निरंतर जुड़े रहो, तो क्या होगा? इसी को मेडिटेशन। तो इंसान का सत्य क्या है? इंसान का सत्य क्या बताइए? ह्यूमन बीइंग कहते हैं अंग्रेजी में। ह्यूमन शब्द का ह्यूमन से आया, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब सॉइल है। सॉइल हमारा आउटर सेल्फ है, और जो है ना हमारा बीइंग माना लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति है, उसका मतलब है सॉइल, सोल है। ये हमारा अंदर वाला मैं है, ये बाहर वाला मैं। तो क्या फर्क है सॉइल और सोल में? क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है? सॉइल में क्या है? आई, स्पेलिंग उसमें यू। जब अपने को बॉडी कॉन्शियस, रोड कॉन्शियस होता है तो मैं पर मेरापन आता है, आईनेस और माइनस आता है, और इससे आई से इलनेस आता है। इलनेस का बीमारी। जहाँ मैं पर मेरापन आता है ना, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे गुस्सा भी आता है, चिंता भी आती है, उदासी भी आती है, नहीं आई। और जहाँ यू है, यू माना वीनेस, वी माना बैलेंस, वहाँ वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आती है। और ये अगर आप समझिए ना, आउटर सेल्फ में बॉडी, रोल और मटेरियल, तीन चीजें मुख्य होती हैं। और ये अनस्टेबल है। बॉडी स्टेबल है, अनस्टेबल है? बॉडी स्टेबल है, अनस्टेबल है? आज कैसे कल कैसे हो, पता है? रोल आप अभी बहुत बड़े हो, कल क्या होगा पता नहीं, पता है? कल अचानक क्या हो जाएगा पता नहीं, अचानक भूकंप आएगा क्या हो जाएगा पता नहीं, अचानक बीमारी आएगा क्या होगा। मटेरियल क्या है? वो भी अनस्टेबल है। इसलिए इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे 5 विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उससे टाइप ए बिहेवियर, ईगो से टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है, लस्ट से लेजीनेस और केयरलेसनेस पैदा होता है, गुस्से से सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी पैदा होती है, ग्रीड से सस्पिशियस और एज्यूमिंग बिहेवियर पैदा होता है, और अटैचमेंट से एंजाइटी और फियर पैदा होता है। तो नेगेटिव टेंडेंसीज कहाँ से आई है हमारे अंदर? इनसे पैदा होती है, और वो एक नोटिसेबल कॉन्शियस से होता है। जब आप तनाव में आते हैं, तनाव में मूड खराब होता है, मूड खराब होता है तो फूड खराब होता है। मूड डिसाइड कर लो क्यों खाते भजिए, सारे दिन टेंशन में रहते हो, शाम को जाके भजिया क्यों खाते? बताओ, अंदर से ड्राइनेस महसूस करते हो तो फ्राइड करने को दिल करता है। मीठा क्यों खाते हो? अंदर से बिटरनेस, कड़वाहट महसूस करते हो तो मीठा खाने को दिल करता है। सोचने से तो बहुत स्टडी में बहुत बोरिंग महसूस करते हो तो क्या होता है? तला हुआ
हॉट एंड स्पाइसी खाने को दिल करता है और जबरदस्ती खाते हैं, भले डायबिटीज बढ़ जाए, 400 हो जाए, फिर भी खाएंगे। एक गोली खाने की टेंशन रोज थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे। तो ये हमारे अंदर पैदा होता है। तो जब आदमी ऐसा आदमी को नींद आती है क्या, विचार उसके बहुत फास्ट है, नींद आए ऐसा आदमी देर से सोएगा, देर से उठेगा, ऐसे एक्सरसाइज करेगा क्या, ऐसा आदमी टेंशन करके क्या करेगा, स्मोक करेगा, शराब पिएगा, दवाइयाँ खाएगा, इससे बीमारी बना। इसकी बजाय अगर आप इधर से कॉन्शियस हो जाओ तो आपके अंदर आत्मा के साथ होना है शांति, प्यार, खुशी, आनंद। जैसे आप आग के पास जाओ तो क्या होता है, जलने लगती है ना। अगर अपने को आत्मा समझो तो पानी की झील के बाद ठंडक लगती है ना, ऐसे अपने को आत्मा समझने से स्टेबल है, अपने को सिक्योरिटी हो जाती है, तो आपके साथ तो पूरा अपने आप आने लगता है। और व्यवहार में आते तो ये अंदर से वैल्यूज बनने लगती है। कौन सी वैल्यूज? धैर्यता, पेशेंस बनने लगती है। पेशेंस शब्द से पेशेंट शब्द आया है। इफ यू लूज योर पेशेंस यू बिकम पेशेंट। आपके अंदर ट्रूथफुलनेस आने लगती है, क्लियरनेस आने लगती है, आपकी नम्रता आने लगती है, आपके अंदर क्या कंटेंटमेंट आने लगता है, चीयरफुलनेस आने लगती है। आज चेहरे पे खुशी नहीं होती, लोगों को होती है क्या? विनोद पालीवाल जी होती है खुशी, दिखाने के लिए होती है, रियल में खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती? सब कुछ तो है, तो कुछ क्यों नहीं? तो रियल खुशी कब आती है? आप देखो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखो, डॉक्टर गिरीश आपको आती है, कभी बीमार होते तो भी कैसी होती है, इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया भी हो जाता है, कुछ और बीमारी, तो फिर मुस्कुराते रहते। हमारी दादाजी को ब्रह्मा कुमारी से ना सारी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, प्रॉब्लम हो गई, वो उसके इंस्पाइट ऑफ दैट वो हमेशा मुस्कुराते रहे। मतलब बॉडी पे तकलीफ होगी ना, उनके दादी की तकलीफ है, बुखार है, दादी कहती मैं तो टोटल ठीक हूँ, अब वो टोटल ठीक है, बुखार 102 रखा है और वो ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो आत्मा की फीलिंग में अलग है, बॉडी में बीमारी है ना। अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या बोलते हो, मेरी मैं खराब हो गया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा घर में 5वें महीने में प्रवेश करती है, शरीर छोड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी में कहने लगा, मट्टी को मट्टी में लगा, ऐसे नहीं बोलते। तो अगर हमें ये फीलिंग आ जाए कि मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये डिफरेंस पता लगता, ये आपके अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो गए, या फिर खाने के लिए पी रहा है, या फिर पीने के लिए खा, ये फर्क है। और ये आदमी क्या है, टाइम पे सोता, हम कैसे होते 1 सेकंड में सो जाते हैं, बिस्तर पे गए, अपने को 1 मिनट मेडिटेशन किया, सो नींद आ गई, 4 घंटे बाद उठे, सारा दिन फ्रेश। और हमें तो हम 4 बजे तो मेडिटेशन, आधा घंटे 5 बजे हमारा मेडिटेशन पूरा हो जाता है, फिर 5 से 6 नहा भी लेते हैं, टाइम हमारा टॉप होता है, 1 घंटा वॉक कर लेते हैं रोज। एंड यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट। बिना वॉकिंग के आपको नाश्ता नहीं करना होता है। आप में से कितने लोग डेली वॉकिंग करते हैं? और फिर भी मैं 10% से ज़्यादा लोग नहीं, बहनों में कितना हाथ उठाओ, कितने बहने करें, हाँ भी 10% से कम ही, 8%। तो 92% क्या करते हैं? पता मुफ्त का खाते हैं, मुफ्त में हमने काम ही नहीं किया है। बिना वॉकिंग के आप खाना खा रहे हो तो गलत खा रहे हो, खाना नहीं चाहिए। बिकॉज बॉडी में जब सफाई करते हैं ना, जब वॉकिंग तो अपने टॉक्सिन सारे वॉश होते हैं, सेल्स रेडी होती है रिसीव करने के लिए। और फूड का काम क्या है? फूड का काम सफाई, नरिश करना नहीं है, पहले सफाई करना है। ऐसे खाना खाओ इसमें फाइबर है, फल है, सब्जियां हैं, अंकुरित है, दलिया है, ऐसी चीज, रोटी की आपकी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब इसमें फाइबर हो, मैदा नहीं खाओ। ज्यादा क्या खाते हो? क्या खाते हो पता हो? तो चिपकने वाली चीजें खाते हो, जो आप तक चिपक जाती है, अंदर झाड़ू ब्रश करके ब्रश लगाते हो, 24 मतलब भी आता है, ब्रश लगाते हो, बॉटल तो ब्रश से साफ कर लेते हैं, ये ब्रश लगा के क्या है? ये आपका फाइबर, ये आपका ब्रश है। फल खाते हो उसमें फाइबर होता है, वही तो ब्रश है आपका। सब्जियां खाते हो तो वही तो ब्रश है। इसे कहते हैं एंटी कैलोरीज मत लो, चिपक जाएंगे, सब बीमारियां पैदा कर देंगे, इसलिए भोजन परिवर्तन। तो ये आप करोगे तो क्या होता है? तो हमें ये नींद अच्छी है कि सैर करें, बिना सैर के कभी आप कल से बना लो टाइम, मेरे आने का फायदा भी होता है, तभी तो फायदा है।
डेली 45 मिनट वॉक करके फिर नाश्ता करो, करेंगे? मैं डेली वॉक 2 दिन से आया, 2 दिन से वॉक कर रहा हूँ और मेरे तो मुश्किल से सड़क पे 2-4 लोग दिखाई देते हैं चलते हुए। सड़कें खाली पड़ी, कोई नहीं होता, सब खाली। जगह आके आपको खराब ना, डेली कल से दिखाई देना चाहिए। कल मैं रात में चला जाऊंगा, मेरे हाथ में जाने वाला हूँ, कल तो मैं यहाँ नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है? डेली कल से क्या करेंगे? जो करेंगे आप बताओ, मेरा नाम बताओ, चलो आधा घंटा करना, आधा घंटा तो करोगे आप कंसेशन, मुट्ठी बंद करके और एडी पे चलना, एडी पे 45 मिनट्स, आधा घंटा वॉक करो, ठीक है? देखो ऐसे स्पंज लग जाएगा आपके पैर में, जब जंप लग जाएगा, जूता पहन के चलो, जब पहन के 45, देखो आपके खाने में कितना मजा आएगा, ब्रेकफास्ट करने में मजा आएगा, करेंगे? नहीं करेंगे? यस, ये सारे कमर नोट ठीक हो जाएगा, कमर घुटने सब ठीक हो जाएंगे, सिर भी ठीक हो जाएगा, आंखें भी ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बदलेगा, एक ही दिन में बदलेगा, आपको फील होगा। और सुबह 4 से 5 मेडिटेशन करें, तो ये करेंगे तो हेल्दी और हैप्पी करेंगे। तो ये आपके पास, उसमें ऐसे आदमी को चाय लेने की आवश्यकता है क्या? बीड़ी सिगरेट लेने की, अल्कोहल लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आवश्यकता, अंदर से खुश है, ये आपके खाने के लिए, पीने के लिए खा रहा है, ये आदमी खुश पहले से खुशी में खाने